क्लास 12 बायोलॉजी की पूरी किताब से चुने हुए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन लाए हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जितने भी हम आपको इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बताएंगे इसी में से बोर्ड परीक्षा में फंस जाएंगे और इनका फुल सॉल्यूशन भी देंगे आपको। पूरा सॉल्यूशन उत्तर पुस्तिका पर कैसे लिखें वो पूरा लिखकर आपको दिखाएंगे कि कैसे लिखना है और अच्छे से समझाएंगे भी। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए चैप्टर 1 का पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आवृतबीजी पौधों में निषेचन क्रिया का वर्णन कीजिए। निषेचन के बाद पुष्प में होने वाले परिवर्तनों का वर्णन कीजिए। ये जो चैप्टर 1 है, चैप्टर 1 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आ सकता है। आवृतबीजी पौधों में निषेचन क्रिया का वर्णन करना है और निषेचन के बाद पुष्प में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं। तो देखिए डालेंगे उत्तर, लिखेंगे जब नर युग्मक मादा युग्मक से, जो नर युग्मक होता है वो मादा युग्मक से संलयित होता है तो उसे निषेचन कहा जाता है। देखो भाई, जब नर है जब मादा से मिल जाता है, मादा से संलयित हो जाता है तो युग्मनज बनता है, युग्मनज बनता है और इसी क्रिया को क्या कहा जाता है? निषेचन कहा जाता है। पुष्पीय पादपों में निषेचन क्रिया बीजांड में होती है। जो निषेचन की क्रिया है कहाँ होती है? बीजांड में। देखिए चित्र के माध्यम से समझा देते हैं, ऐसे ही आपको चित्र बनाना है लेकिन पेंसिल से वो भी स्पष्ट। देखिए हम यहाँ पर एक अच्छा सा चित्र बना लेते हैं जल्दी से, इस तरह से, और इसके अंदर का भाग ये अंडाशय है, ये अंडाशय हो जाएगा जिसे ओवरी कहा जाता है। यहाँ पर मान लीजिए हम ऐसे ही बीजांड बनाए दे रहे हैं, हालांकि ऐसे बीजांड इसके ऊपर चारों तरफ घेरे भी होंगे इस तरह से जैसे इसमें बनाया है, तो समझाने के लिए यहाँ ऐसे बनाए दे रहे हैं। अब देखिए जब भी यहाँ पर परागकण आता है, ये जो परागकण वर्तिकाग्र पर आता है, ये क्या है? वर्तिकाग्र होता है, पुष्प का वर्तिकाग्र है या स्टिग्मा होता है और ये वर्तिका होती है। वर्तिका यानी स्टाइल होती है, ये क्या है? स्टिग्मा है, ये स्टाइल होती है और ये ओवरी अंडाशय होता है। तो ये जो परागकण आया है, पॉलन ग्रेन आया है या नर युग्मक आया है, परागकण को क्या कहते हैं? नर युग्मक कहा जाता है। तो नर युग्मक यहाँ पर कुछ खनिज तत्वों को अवशोषित करेगा, जल को, तरल पदार्थों को अवशोषित करेगा, शर्करा को अवशोषित करेगा और अवशोषित करके अंकुरित हो जाएगा इस तरह से। देखिए यहाँ पर ये देखिए परागकण अंकुरण वाला दिखाया गया है, इस तरह से अंकुरित हो जाएगा और जब अंकुरित होगा तो इसमें एक तो कायिक केंद्रक होगा जिसे वर्धी केंद्रक भी कहा जाता है, वर्धी केंद्रक भी कहा जाता है। कायिक केंद्रक को क्या कहते हैं? वर्धी केंद्रक भी कहते हैं। और दूसरा जनन केंद्रक होगा, जनन केंद्रक रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियस होगा। तो ये अंकुरित होगा और ये जो कायिक केंद्रक है या वर्धी केंद्रक है या ट्यूब केंद्रक है, ये पराग नलिका को बढ़ाता रहेगा। ये क्या है? पूरी लंबी लंबी जो बनी है ये पराग नलिका होती है, पॉलन ट्यूब होती है, पराग नलिका या पॉलन ट्यूब होती है। तो ये धीरे धीरे करके बढ़ती जाएगी और इस तरह से इधर से आकर के इधर बीजांड द्वार से प्रवेश करेगी। यहाँ जैसे बीजांड द्वार था तो इस तरह से प्रवेश करेगी अंदर और यहाँ तक आते आते यानी बीजांड द्वार तक आते आते क्या होता है कि ये जो पराग नलिका है इसमें जो जनन केंद्रक एक था ये दो नर युग्मकों में बढ़ जाता है। देखिए इस तरह से हम आपको दिखा दें, जैसे ये पराग नलिका है तो जब यहाँ तक बीजांड द्वार तक आते आते इसके पहले तक ही जो एक तो वर्धी केंद्रक था, कायिक केंद्रक, और दूसरा वाला जनन केंद्रक था, तो ये जो जनन केंद्रक था ये दो नर युग्मकों में बढ़ जाता है। ये अब क्या हो जाते हैं? नर युग्मक हो जाते हैं। तो पराग नलिका जब यहाँ तक आती है तो ये दो नर युग्मक इसमें बढ़ जाते हैं, वही जनन केंद्रक वाले दो नर युग्मक हो जाते हैं। अब क्या होगा कि यहाँ से ये जो दोनों नर युग्मक हैं इस भ्रूण कोश में स्वतंत्र हो जाएंगे। ये जो भ्रूण कोश है इसमें स्वतंत्र हो जाएंगे और स्वतंत्र हो करके एक नर युग्मक अंड कोशिका से संलयित कर देता है। जो एक नर युग्मक है वो अंड कोशिका से संलयन कर देता है यानी निषेचन करता है। यानी इसे कोई क्या कहते हैं? निषेचन या सत्य निषेचन या वास्तविक निषेचन कहा जाता है। जब एक नर युग्मक अंड कोशिका से संलयित होता है, नर अंड से संलयित होता है, तो क्या है? सत्य निषेचन होता है, सत्य निषेचन या वास्तविक निषेचन, और इसके फलस्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है, युग्मनज बनता है, युग्मनज का निर्माण होता है। और दूसरा वाला जो नर युग्मक बचा हुआ था ये द्विगुणित केंद्रक से,
जो द्वितीय केंद्रक होता है, चाहे द्वितीय केंद्रक का हो, चाहे द्विगुणित केंद्रक का हो, चाहे द्विध्रुवीय केंद्रक का हो, तो ये द्विगुणित केंद्रक से या द्वितीय केंद्रक से जाकर के संलयन करता है। इस प्रकार से एक ही भ्रूण कोश के अंदर 3 केंद्रक आपस में मिल गए, 2 यहाँ थे, एक इसका वाला, तो इसे त्रिसंलयन कहा जाता है, त्रिसंलयन। अब चूंकि एक ही भ्रूण कोश में 2 बार निषेचन हो रहा है, एक बार तो पहला वाला जब अंडकोशिका से संलयित हुआ और दूसरा वाला फिर द्विध्रुवीय केंद्रक से या द्वितीय केंद्रक से संलयित हुआ, तो 2 बार निषेचन हो रहा है, इसलिए इसको द्विनिषेचन कहा जाता है। और इसके बाद में क्या होगा कि जब निषेचन हो जाएगा तो पुष्प में जो बाह्य दलपुंज होते हैं लगभग सभी में गिर जाते हैं, दलपुंज सभी में गिर जाते हैं मुरझाकर, और वर्तिका वर्तिकाग्र सब गिर जाते हैं मुरझाकर, और जो अंडाशय होता है ये फल का निर्माण करता है, जो बीजांड होते हैं बीज का निर्माण करते हैं। इस तरह से पूरा आंसर मैंने समझा दिया है। अब कैसे लिखना है देखिए, लिखेंगे निषेचन क्रिया निम्न चरणों में पूरी होती है। पहला डालेंगे पराग कण का वर्तिकाग्र पर अंकुरण, तो पराग कण वर्तिकाग्र पर पहुंचकर तरल पदार्थ सोख कर फूल जाता है। मैंने अभी आपको समझाया था, वो तरल पदार्थ को सोखता है और फूल जाता है। अब इनमें अंकुरण होता है, इनका अंतःचोल पराग नलिका के रूप में जनन छिद्र से बाहर निकल आता है। जो अंतःचोल था वो पराग नलिका के रूप में जनन छिद्र से बाहर निकल आता है। पराग नली में कायिक केंद्रक और जनन केंद्रक होते हैं। देखिए, कायिक केंद्रक और जनन केंद्रक होते हैं। जनन केंद्रक विभाजित होकर 2 नलिकाओं में बढ़ जाता है और धीरे धीरे करके जैसे जैसे मैंने बताया था यहाँ तक आता है, बीजांड तक आता है, तो जो जनन केंद्रक था ये 2 नलिकाओं में बट गया है। फिर अगली हेडिंग डालेंगे पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश, तो अधिकांश आवृत बीजी पादपों में पराग नली वर्तिका से होती हुई बीजांड द्वार के समीप पहुंच जाती है। इधर से वर्तिका से होती हुई, स्टाइल से होती हुई आती है और बीजांड द्वार के पास में पहुंच जाती है। इसी समय पराग नली का जो जनन केंद्रक होता है ये 2 नर युग्मक में बढ़ जाता है। जैसे ही यहाँ तक पहुंचती है तो पहुंचते पहुंचते ही जो पराग नली का जनन केंद्रक था ये 2 नर युग्मकों में बट जाता है। यही चीज बताया गया है। फिर आगे क्या लिखेंगे, इसके बाद हेडिंग डालेंगे तीसरी की पराग नलिका का भ्रूण कोश में प्रवेश। अब पराग नलिका भ्रूण कोश में प्रवेश करेगी तो पराग नलिका भ्रूण कोश में प्रायः बीजांड द्वारी छोर से प्रवेश करती है। अधिकतर क्या देखा गया है कि बीजांड द्वार छोर से प्रवेश करती है। जब पराग नलिका या पॉलन ट्यूब सहायक कोशिकाओं को भेदते हुए बीजांड में प्रवेश करती है तो दोनों नरयुग्मक भ्रूणकोश में स्वतंत्र हो जाते हैं। सहायक कोशिकाओं को भेदते हुए जैसे ही बीजांड में प्रवेश की, ओव्यूल में प्रवेश की, तो क्या हुआ कि दोनों नरयुग्मक जो बन गए थे जनन केंद्रक से वो भ्रूणकोश में स्वतंत्र हो जाते हैं। अब अगली हेडिंग डालेंगे नर और मादा युग्मकों का संलयन या समेकन। तो जब दोनों नर युग्मक भ्रूणकोश में स्वतंत्र हो जाते हैं तो उनमें से एक नर युग्मक अंडकोशिका से संलयित हो जाता है और संलयित होकर के द्विगुणित युग्मनज का निर्माण करता है या जायगोट का निर्माण करता है। देखिए, यहां से जैसे पराग नलिका आ रही थी तो मैंने अभी आपको बताया था कि एक नर युग्मक अंडकोशिका से संलयित हुआ और जब अंडकोशिका से संलयित हुआ तो द्विगुणित युग्मनज का निर्माण करता है, जायगोट का निर्माण करता है, और दूसरा वाला नर युग्मक द्विध्रुवीय केंद्रक से या द्वितीयक केंद्रक से संलयित होकर त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण करता है। जब दूसरा वाला, ये जो दूसरा वाला नरयुग्मक था, ये द्विध्रुवीय केंद्रक या द्वितीयक केंद्रक से संलयित हो जाता है तो त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष का निर्माण होता है और भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण होता है। और यह प्रक्रिया त्रिसंलयन कहलाती है क्योंकि इसमें 3 केंद्रकों को आपस में संलयन हुआ तब त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बना, तो इसे क्या कहते हैं, त्रिसंलयन कहा जाता है। और इस प्रकार एक ही भ्रूण कोश में 2 बार निषेचन होता है, इसीलिए इस प्रक्रिया को द्विनिषेचन कहा जाता है। संयुग्मन के बाद बना युग्मनज भ्रूण का निर्माण करता है और त्रिसंलयन के बाद बना प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक भ्रूणपोष का निर्माण करता है।
इस तरह से निषेचन क्रिया पूर्ण हो जाती है। और जब निषेचन क्रिया पूर्ण हो जाती है तो मैंने अभी आपको बताया था कि इसमें जो बाह्य दल पुंज होते हैं ये मुरझाकर गिर जाते हैं, क्योंकि इसमें कहा गया था कि निषेचन के बाद पुष्प में होने वाले परिवर्तनों का वर्णन कीजिए। तो बाह्य दल पुंज मुरझाकर गिर जाते हैं। जो बाह्य दल पुंज होते हैं ये कुछ में लगे रहते हैं, जैसे आपने बैंगन में देखा होगा, मिर्च में देखा होगा, कुछ में लगे रहते हैं, बाकी सब में मुरझाकर गिर जाते हैं। दलपुंज जो होते हैं मुरझाकर गिर जाते हैं, वर्तिका और वर्तिकाग्र मुरझाकर गिर जाते हैं। जो अंडाशय है ये अंडाशय फल में बदल जाता है, फल में अंडाशय जो होता है ये फल में बदल जाता है। और जो इसके अंदर बीजांड होते हैं, जो बीजांड होते हैं, क्या बीजांड बीज में बदल जाते हैं, बीज में। इस तरह से इसका भी लिख देंगे और पूरा लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा। आपको बता दें कि पहले ही चैप्टर में जो लघु बीजाणु जनन है, जो लघु बीजाणु जनन है, इस पर भी लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लघु बीजाणु जनन है, इसका उत्तर मैंने लघु उत्तरीय प्रश्न में आपको समझाया हुआ है। जो लघु उत्तरीय प्रश्न की मोस्ट इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न का वीडियो हमने डाला है, अपलोड किया है अभी 2 दिन पहले, तो उसमें इसको समझाया हुआ है लघु बीजाणु जनन को। अगर आप लोग वो मोस्ट इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न वाला वीडियो नहीं देखे तो जाकर के देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। चलिए अगले मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन है स्त्री जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। चैप्टर 2 से है, ये चैप्टर 2 से मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। स्त्री जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। तो डालेंगे उत्तर, स्त्री जनन तंत्र में कई भाग होते हैं जो इस प्रकार हैं। पहले इनके नाम लिख देंगे, अंडाशय, अंडवाहिनी, गर्भाशय, योनि, भग और सहायक जनन ग्रंथियां। और आपको पहले इसको समझा देते हैं और इसके बाद कैसे लिखेंगे ये बताते हैं। देखिए यहाँ पर एक स्त्री जनन तंत्र का चित्र हम जल्दी से बना लेते हैं आपको समझाने के लिए, इस तरह से। और यहाँ पर अंडाशय हो जाएंगे, थोड़ा सा एक बड़ा हो गया है, आप कोशिश करिएगा कि बराबर बनाइएगा और पेंसिल से ही आप चित्र बनाना, इस तरह से। ये स्त्री जनन तंत्र हो गया है। ये हो जाएंगे अंडाशय, इधर भी अंडाशय है। ये हो जाएंगी अंडवाहिनी, इधर भी अंडवाहिनी है। ये हो जाएगा गर्भाशय, यहां हो जाएगी योनि। ऐसे ही मेन नाम लिख देंगे। अब देखिए समझ लीजिए पहले, फिर आपको लिखना बताते हैं। तो जैसे अंडाशय, इसमें क्या लिखेंगे कि प्रत्येक स्त्री जनन तंत्र में 2 अंडाशय होते हैं। जो एक मादा जनन तंत्र होता है इसमें 2 अंडाशय होते हैं। अब 2 अंडाशय हैं तो लिख सकते हैं आप 1 जोड़ी अंडाशय होते हैं। 1 जोड़ी कहो चाहे 2 कहो, बराबर बात है। तो स्त्री जनन तंत्र में 1 जोड़ी अंडाशय होते हैं, एक जो गर्भाशय के दोनों तरफ स्थित होते हैं। ये गर्भाशय है, एक इधर है एक इधर है, 1 जोड़ी अंडाशय है और गर्भाशय के दोनों तरफ स्थित है। और जो अंडाशय होते हैं, इन अंडाशय से अंडे का निर्माण होता है, अंडे का निर्माण होता है, इनसे अंडा बनता है। यानी अंडाणु निर्माण की क्रिया अंडाशय से ही होती है। और साथ ही साथ ये स्त्री जनन हार्मोन या कह कि मादा हार्मोन का स्रावण भी करता है। मादा हार्मोन भी स्रावित करता है। कौन कौन से हार्मोन? प्रोजेस्ट्रॉन, प्रोजेस्ट्रॉन व एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन व एस्ट्रोजन हार्मोन का भी स्रावण करता है। और ये हार्मोन क्या कार्य करते हैं? स्त्री में गौण लैंगिक लक्षणों का विकास करते हैं और सहायक जनन ग्रंथियों का भी विकास करते हैं। तो इस तरह से अंडाशय हो जाएगा। फिर बताएंगे अंडवाहिनी। तो जो अंडवाहिनी होती है, जब अंडाशय से अंडा निकलता है तो फिम्बरी के द्वारा, फिम्बरी जो होती है फिम्बरी के द्वारा या झालर के द्वारा पकड़ करके अंदर कर लिया जाता है और इसी अंडवाहिनी में निषेचन होता है। अंडवाहिनी में निषेचन होकर के विदलन और फिर सारी प्रक्रियाएं भ्रूणी अवस्था की होती हुई गर्भाशय में आकर स्थापित हो जाता है। जो गर्भाशय है ये थैली नुमा संरचना होता है और जो फूलकर कई गुना बढ़ सकता है और इसी की दीवार में आकर के ये जो भ्रूण होता है ये रोपित हो जाता है। और इसी भ्रूण और गर्भाशय की दीवार में जो विलाई होते हैं वो आपस में संपर्क होता है उनका, आपस में, उसी से अपरा का निर्माण होता है। और इसी के माध्यम से जो शिशु होता है, जो भ्रूण होता है, उसको पोषण, ऑक्सीजन सारी कुछ जाती रहती है। तो इस तरह से बता देंगे। और ये योनि है
यौन के द्वारा जो पुरुष होते हैं अपने शुक्राणुओं को स्त्री के गर्भाशय में छोड़ते हैं। तो इस तरह से पूरा डिटेल से बता देंगे। आइए दिखाते हैं कि कैसे इसको लिखेंगे। डालेंगे अंडाशय, मादा में एक जोड़ी अंडाशय गर्भाशय के दोनों तरफ स्थित होते हैं। एक जोड़ी अंडाशय है और गर्भाशय के एक इधर है एक इधर, तो दोनों तरफ स्थित हैं। जो अंडाशय धार द्वारा किडनी के पीछे भित्ति से जुड़े रहते हैं। जो अंडाशय हैं ये किडनी के पीछे भित्ति से जुड़े हुए होते हैं पीछे तरफ। प्रत्येक अंडाशय फिम्बरी द्वारा अंडवाहिनी से जुड़ा होता है। जो प्रत्येक अंडाशय है ये फिम्बरी के द्वारा अंडवाहिनियां जो होती हैं इनसे जुड़ा होता है। अंडाशय में अंडाणुओं का निर्माण होता है। मैंने बताया अभी अंडाशय से ही ओवल्यूशन होता है, अंडे का निर्माण होता है, ओवम का निर्माण होता है। और अंडाशय से मादा लिंग हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन व एस्ट्रोजन स्रावित होते हैं। जो अंडाशय है इन्हीं से, जो ओवरी है इन्हीं से मादा लिंग हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का स्रावण होता है। अब हेडिंग डालेंगे अंडवाहिनी। हेडिंग से पहले आप इस स्त्री जनन तंत्र के चित्र को बना देना इस तरह से। हेडिंग डालने से पहले स्त्री जनन तंत्र के इस तरीके से चित्र को बना देंगे। बहुत ही सुंदर सा चित्र बनाना, अच्छा सा, ताकि आपका एक भी नंबर ना कटे। तो अब जब चित्र बना लेंगे तो हेडिंग डालेंगे अंडवाहिनी। बता दें कि अंडवाहिनी को फैलोपियन ट्यूब भी कहा जाता है, फैलोपियन नलिका भी कहा जाता है, और इसे ही डिंब वाहिनी भी कहते हैं। चाहे डिंब वाहिनी कहो, चाहे अंडवाहिनी कहो, चाहे फैलोपियन ट्यूब कहो। तो ये एक जोड़ी पतली व कुंडलित नलिकाएं होती हैं। एक जोड़ी होती हैं, पतली पतली सी होती हैं और घुमावदार होती हैं, इसलिए कुंडलित नलिकाएं होती है लिखा गया है। एक जोड़ी पतली व कुंडलित नलिकाएं होती हैं। प्रत्येक अंडवाहिनी कई भागों में बटी होती है, ये दिखाया गया है। तो इसका डिटेल आप चाहे ना ही बताएं कि कई भागों में बटी होती है। अंडवाहिनियों की भित्ति का बाह्य आवरण पेरिटोनियम होता है। जो अंडवाहिनी होती है इनकी भित्ति का बाहरी आवरण जो होता है पेरिटोनियम होता है। और इसके नीचे पेशी आवरण होता है। इसके जो नीचे है अंदर की तरफ है वो पेशी आवरण होता है, मस्कुलर कोट होता है। और इनके जो अंडाशय की तरफ वाला भाग होता है वो कीप के आकार की झालरदार होता है। फिर हेडिंग डाल देंगे गर्भाशय। तो गर्भाशय यानी यूट्रस, तो यह मूत्राशय के ऊपर तथा पीछे उल्टे नासपाती के आकार की संरचना होती है। मूत्राशय के ऊपर पीछे की तरफ उल्टे नासपाती जैसी संरचना होती है, जो स्नायु द्वारा शरीर से चिपका रहता है, जिसे मायोमेट्रियम कहते हैं। मायोमेट्रियम। गर्भाशय का ल्यूमेन श्लेष्मिका झिल्ली के द्वारा घिरा रहता है। जिसका ल्यूमेन होता है वो श्लेष्मिका झिल्ली के द्वारा घिरा रहता है, म्यूकस मेम्ब्रेन के द्वारा घिरा रहता है, जिसे एंडोमेट्रियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एंडोमेट्रियम, जो किनारा वाला लेयर था। गर्भाशय में भ्रूण अपरा के द्वारा जुड़ा रहता है। जो गर्भाशय है इससे भ्रूण किससे जुड़ा रहता है? अपरा के द्वारा आपस में जुड़ा रहता है। इसके बाद हम डालेंगे यौन या वैजना। तो यह मूत्र मार्ग तथा गुदा के बीच अग्रभाग झिल्ली में पेशी नलिका होती है। मूत्र मार्ग और गुदा के बीच में अग्रभाग में झिल्ली में पेशीय नलिका होती है। यह संभोग के दौरान शिश्न से वीर्य ग्रहण करती है। संभोग के दौरान, मैटिंग के दौरान क्या होता है, जो शिश्न होता है, जो पेनिस होता है, से वीर्य को ग्रहण करती है तथा शिशु के जन्म के समय जन्म नाल के रूप में कार्य करती है। और शिशु का जब जन्म होता है तो इसी के माध्यम से बच्चा बाहर निकलता है। फिर अगला डालेंगे भग। तो मादा मानव के बाह्य जनन अंगों को सामूहिक रूप से भग कहा जाता है। जो बाह्य जनन अंग होते हैं इन्हें ही सामूहिक रूप से क्या कहते हैं? भग कहा जाता है। तो इस तरह से बता देंगे। और ये एक संवेदनशील अंग होता है। फिर डालेंगे सहायक जनन ग्रंथियां। तो इन ग्रंथियों के स्राव जनन प्रक्रिया में सहायता करते हैं। जैसे बर्थोलिन ग्रंथियां स्त्री में पाई जाती हैं, तो ये एक जोड़ी होती हैं। ये चिपचिपा द्रव स्रावित करती हैं जो मैथुन में सहायता करता है। यानी कुल मिलाकर के बर्थोलिन ग्रंथियों से ऐसे लिख देंगे आप कि बर्थोलिन ग्रंथियां एक जोड़ी होती हैं और ये चिपचिपा द्रव स्रावित करती हैं जो मैथुन के समय सहायता करता है। और फिर स्तन ग्रंथियां डालेंगे। ये एक जोड़ी स्तन ग्रंथियां वक्ष के अधर भाग में स्थित होती हैं जो दुग्ध का श्रावण करती हैं। इस तरह से लिख देंगे और ये क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। चलिए अगले मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निषेचन क्रिया किसे कहते हैं? मनुष्य में निषेचन में होने वाली क्रियाओं का उल्लेख कीजिए। अंडाणु में शुक्राणु के प्रवेश का नामांकित चित्र बनाइए। निषेचन का महत्व भी बताइए। अथवा कह दिया कि मनुष्य में निषेचन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आइए इसको समझा देते हैं। डालेंगे
उत्तर संख्या जो भी हो वहां पर डालना निषेचन। निषेचन किसे कहते हैं? तो अंडाणु तथा शुक्राणु का संलयन निषेचन कहलाता है। सीधी सी बात है, जब अंडाणु शुक्राणु से संलयित होता है तो उसे ही निषेचन कहा जाता है। या फिर जब शुक्राणु अंडाणु से मिल जाता है, शुक्राणु और अंडाणु का आपस में संयुग्मन हो जाता है, तो उसी क्रिया को निषेचन कहते हैं। और निषेचन के बाद द्विगुणित युग्मनज बनता है। देखिए, जो अंडाणु था ये अगुणित था, जो शुक्राणु था ये अगुणित था, और जब निषेचन हो गया तो युग्मनज बना। और युग्मनज कैसा होगा? है द्विगुणित होता है, द्विगुणित। ये n था, ये n था, ये 2n होता है। और मनुष्य में निषेचन फैलोपियन नलिका में होता है। जो निषेचन होता है मानव में, ये मादा की फैलोपियन नलिका में होता है। निषेचन के परिणाम स्वरूप द्विगुणित युग्मनज बनता है। और जब निषेचन हो जाता है तो द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। निषेचन 3 चरणों में संपन्न होने वाली प्रक्रिया है, यानी इसको 3 चरणों में समझाया जा सकता है। पहला है शुक्राणुओं का अंड कोशिका के पास पहुंचना। जब शुक्राणु अंड कोशिका के पास पहुंचते हैं तो देखिए, लिखेंगे वीर्य में बहुत से शुक्राणु बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। यानी कि वीर्य जो होता है उसमें शुक्राणु बड़ी संख्या में होते हैं, ताकि कम से कम शुक्राणु यानी कुछ शुक्राणु अंडे तक जरूर पहुंच जाएं। इतनी ज्यादा संख्या में इसलिए होते हैं ताकि कुछ शुक्राणु अंडे तक जरूर पहुंच जाएं। अंडोत्सर्ग की क्रिया में स्त्री द्वारा अंडाशय से मुक्त अंड अंडवाहिनी में झालर द्वारा पहुंचता है। और उधर जो स्त्री होती है उसमें अंडा जब निकलता है अंडाशय से, तो वो झालर के द्वारा फैलोपियन नलिका में पहुंचा दिया जाता है। अनेक शुक्राणु स्त्री की योनि के अम्लीय माध्यम या यांत्रिक दबाव योनि की एपिथेलियम की कोशिकाओं द्वारा किए गए कोशिका भक्षण द्वारा नष्ट भी हो जाते हैं। यानी धीरे धीरे करके जब जैसे जैसे शुक्राणु की जर्नी शुरू रहती है, वो यौन के जो अम्लीय माध्यम होता है उसके कारण कुछ खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं। यौन के यांत्रिक दबाव के कारण मर जाते हैं। यौन की जो एपिथेलियम कोशिकाएं होती हैं उसमें कोशिका भक्षण के द्वारा कुछ नष्ट कर दिए जाते हैं। इस तरह से बहुत सारे शुक्राणु नष्ट हो जाते हैं। केवल कुछ 100 शुक्राणु ही निषेचन स्थल तक पहुंच पाते हैं। कुछ 100 शुक्राणु ही निषेचन स्थल तक पहुंच पाते हैं। अब डालेंगे शुक्राणु द्वारा अंडकोशिका का भेदन। जब पहुंच गए हैं तो शुक्राणु अंडकोशिका का भेदन करेंगे। अंडकोशिका के पास पहुंचकर शुक्राणु का अग्रपिंडक या एक्रोसोम कुछ लयन पदार्थों का स्राव करता है। जब अंडकोशिका के पास पहुंच जाता है तो शुक्राणु का अग्रपिंडक जो होता है या जो एक्रोसोम होता है, चाहे अग्रपिंडक कहो चाहे एक्रोसोम कहो, एक ही बात है, कुछ लयन पदार्थों का स्राव करता है। यानी इससे कुछ एंजाइम निकलते हैं। यह पदार्थ स्पर्म लाइसिन कहलाते हैं। जो निकालता है इन्हें क्या कहा जाता है? स्पर्म लाइसिन कहा जाता है। इनका एक घटक एंजाइम हॉल्यूरिनिडेज नामक जो एंजाइम है, ये अंडाणु के चारों ओर उपस्थित कोरोना रेडिएटा की ग्रेनुलोसा कोशिकाओं को हटा देता है। यानी ये एंजाइम हाइलोरिनिडेज जो एंजाइम है, ये जो अंडाणु की भित्ति होती है उसको हटा देता है। कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम भी इस कार्य में मदद करता है। जो कोरोना पेनिट्रेटिंग हार्मोन है, ये एंजाइम है, ये भी इस कार्य में मदद करता है। इसमें लाइसिन का एक अन्य घटक एक्रोसिन अंड के जोना प्लूसिडा स्तर को भेदता है। जो एक्रोसिन होता है ये जोना प्लूसिडा के स्तर को भेदता है, काटता है, बिल करता है उसमें, कह लीजिए। निषेचन की प्रक्रिया से शुक्राणु का शीर्ष अंडकोशिका में केंद्रक में मुक्त हो जाता है। और निषेचन की प्रक्रिया में वास्तव में होता क्या है? जो शुक्राणु का सिर होता है वो अंडकोशिका के अंदर घुस जाता है, बाकी सब बाहर ही रह जाता है और शुक्राणु के अन्य भाग बाहर ही रह जाते हैं। शुक्राणु के शीर्ष के अंडकोशिका का संपर्क में आने से अंड की जोना पेलुसिडा और जोना पेलुसिडा स्तर होता है, उस क्या होता है कि परिवर्तन उसमें होता है और परिवर्तन होने से वो चारों ओर से फिर से कड़ा हो जाता है। अंड प्रवेश क्या होता है उसमें शुक्राणुओं का रुक जाता है। वास्तव में इस प्रतिक्रिया के फलस्वरूप जोना पेलुसिडा फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन में बदलाव आ जाता है। और इस तरह से आप एक चित्र बना देंगे शुक्राणु का अंडाणु में प्रवेश का। और चित्र बनाने के बाद फिर अगली हेडिंग डालेंगे कि शुक्राणु के केंद्रक तथा अंडकोशिका के केंद्रक का संलयन। तो अंड अर्थात द्वितीयक अंडक में नर केंद्रक का प्रवेश अर्धसूत्री विभाजन को पूर्ण करने हेतु प्रेरित करता है। कहेंगे द्वितीयक अंडक में हुए इस विभाजन से एक अगुणित डिंबाणु प्रसूह या ऊटिड तथा द्वितीयक ध्रुवीय काय का निर्माण होता है। ऊटिड ही वास्तविक मादा युग्मक की तरह कार्य करता है। ऊटिड व नर केंद्रक की केंद्रक कलाएं अपघटित होकर दोनों के घटकों का संलयन कर देती हैं, जिससे युग्मनज का निर्माण हो जाता है।
फिर हेड डालेंगे निषेचन का महत्व, क्योंकि महत्व भी पूछा गया था। तो निषेचन लैंगिक जनन का वह पद है जो द्विगुणित अवस्था या मनुष्य में 2n बराबर 46 गुणसूत्र जो मनुष्य में होते हैं की पुनरावस्थापना करता है, या युग्मकों के संयोगिक संलयन द्वारा दो जनकों के भिन्न अनुवांशिक गुणों को मिलाकर अनुवांशिक विविधता पैदा करता है। अब चलिए अगले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर आते हैं। ये अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, युग्मक जनन किसे कहते हैं, शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन को समझाइए। तो क्वेश्चन मैंने नहीं लिखा है, तो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि शुक्राणु जनन की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए, या फिर अंडाणु जनन की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए, या फिर युग्मक जनन किसे कहते हैं, अंडाणु जनन को समझाइए। तो पूरा मैंने यहां पर समझाया हुआ है। डालेंगे युग्मक जनन, मानव में वृषण अथवा अंडाशय की जनन एपिथेलियम कोशिकाओं से युग्मक निर्माण की क्रिया युग्मक जनन कहलाती है। मानव में जो वृषण होता है अथवा जो अंडाशय होता है स्त्री में, पुरुष में वृषण और स्त्री में अंडाशय, इसके जनन एपिथेलियम कोशिकाओं से युग्मक निर्माण की क्रिया को ही युग्मक जनन कहा जाता है। मानव में नर युग्मक शुक्राणुओं का बनना शुक्रजनन कहलाता है। यानी मानव में जो नर होता है, जो पुरुष होता है, तो पुरुष में वृषण की जनन एपिथेलियम कोशिकाओं से शुक्राणुओं के बनने की क्रिया शुक्र जनन कहलाती है, और मादा में अंडाशय की जनन एपिथेलियम कोशिकाओं से अंडाणु बनने की क्रिया अंड जनन कहलाती है। अब हेडिंग डालेंगे शुक्र जनन, तो वृषण में शुक्राणुओं का निर्माण शुक्र जनन द्वारा होता है। जो वृषण है इसमें शुक्राणुओं का निर्माण शुक्र जनन द्वारा होता है। यह प्रक्रिया लैंगिक हार्मोन्स द्वारा प्रभावित होती है, और शुक्र जनन प्रक्रिया 2 चरणों में पूरी होती है, मुख्य रूप से 2 चरण, जनन कोशिका से स्पर्मेटिड का निर्माण और स्पर्मेटिड का शुक्राणु में कायांतरण। फिर देखिए यहां पर पहली हेडिंग डालेंगे जनन कोशिका में स्पर्मेटिड का निर्माण, इसमें गुणन प्रावस्था पहले है, गुणन प्रावस्था लिखेंगे। शुक्राणु जनक नलिकाएं जनन एपिथेलियम की कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन द्वारा शुक्राणु जन कोशिका का निर्माण करती हैं। ये कोशिकाएं द्विगुणित होती हैं। फिर डालेंगे वृद्धि प्रावस्था, शुक्रजन कोशिकाओं में पोषक पदार्थ के संचित होने से कोशिकाओं के आकार में वृद्धि होती है। इन कोशिकाओं को प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट्स कहते हैं, ये द्विगुणित होती है। देखिए इस तरह से शुक्रजनन होगा। यहाँ पर जो शुक्राणु जनन कोशिका है, यहाँ पर वृद्धि करके गुणन द्वारा वृद्धि करती है और वृद्धि करके कई कोशिकाएं बनाती है। फिर किसी एक पर समझा देते हैं, तो ये कोशिका पोषक पदार्थ इकट्ठा करके बड़ी हो जाती है, और बड़ी होकर के अब यहां से देखिए विभाजन होना इसमें शुरू हो जाता है। तो प्राथमिक विभाजन होता है, फिर द्वितीयक विभाजन होता है, और फिर इसके बाद में यही शुक्राणु बन जाते हैं इस तरह से। तो पूरा ये चित्र बना देंगे, या फिर आप जो हमने अलग वीडियो शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन का समझाया है वहां से आप जाकर के देख सकते हैं। उसमें मैंने दूसरे चित्र के माध्यम से समझाया हुआ है बहुत ही अच्छी तरीके से। और इसके बाद परिपक्वन विभाजन, जब वो परिपक्व होते हैं, और इसके बाद में स्पर्मेटिड का शुक्राणु में कायांतर। तो इस तरह से शॉर्ट ले लीजिए, ये आपका हो जाएगा। और इसके बाद में अंड जनन की प्रक्रिया, देखिए अंड जनन को भी मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया, अलग एक वीडियो शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन का पड़ा हुआ है, आप लोग जाइए देखिए, वहां से समझ में आ जाएगा। इस तरह से शॉर्ट ले लीजिए, बाद में ये चित्र बना देंगे अंडाणु जनन का। तो इस तरह से ये क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। है सहायक जनन प्रौद्योगिकी क्या है, इसकी विभिन्न विधियों का उल्लेख कीजिए, अथवा वह कौन सी सहायक प्रौद्योगिकी हैं जिनका प्रयोग बंध दंपतियों हेतु किया जाता है। किन्हीं 3 तकनीकों का वर्णन कीजिए। देखिए या तो इस तरह से पूछा जाएगा प्रश्न कि सहायक जनन प्रौद्योगिकी क्या है, इसकी विभिन्न विधियों का उल्लेख कीजिए, इस तरह से, या फिर पूछा जा सकता है कि वे कौन सी सहायक प्रौद्योगिकी हैं जिनका प्रयोग बंध दंपतियों हेतु किया जाता है। किन्हीं 3 तकनीकों का वर्णन कीजिए। या फिर ऐसे नहीं आता है तो पूछा जा सकता है कि बंध दंपतियों को संतान पाने हेतु सहायता देने वाली कुछ विधियों का उल्लेख कीजिए, या 2 विधियों का उल्लेख कीजिए। तो इस तरह से पूछा जा सकता है प्रश्न। इनमें से कोई भी प्रश्न है, आंसर आपको यही लिखना है। तो देखिए उत्तर लिखेंगे सहायक जनन प्रौद्योगिकी। हेडिंग आपको जरूर डालना है, हेडिंग डालकर लिखना है, और चाहे तो हेडिंग को अंडरलाइन भी कर दें। तो सहायक जनन प्रौद्योगिकी यह उत्कृष्ट तकनीक है जिसके द्वारा दाम्पत्य में बंधता का निवारण किया जाता है। यानी कि ऐसे माता पिता जो संतान जन्म नहीं कर पाते हैं, जिनके बच्चे पैदा नहीं हो पाते हैं, तो उन दंपतियों में बंधता का निवारण किया जाता है। जो बांझपन होता है उसका निवारण किया जाता है। यह तकनीक बंधता से पीड़ित दंपतियों के लिए आशा की किरण है। यानी जो दंपत्ति बंध हैं, जो बांझ हैं, जो बच्चे नहीं पैदा कर सकते हैं,
उनके लिए क्या है, ये एक आशा की किरण है। जब बंधता के कारणों को उपचार द्वारा ठीक करना संभव नहीं होता है, तब इन विशेष तकनीकों द्वारा बंध दंपतियों को संतान उत्पन्न करने में सहायता की जाती है। यानी जैसे किसी के बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं, बहुत ज्यादा इलाज कर रहा है, दवाइयां कर रहा है, लेकिन फिर भी ठीक नहीं हो पा रहा है, तब इस तकनीक के द्वारा बंध दंपतियों को संतान उत्पन्न करने में सहायता दी जाती है, हेल्प दी जाती है। ये तकनीकें सहायक जनन प्रौद्योगिकी कहलाती हैं। यानी जो बंध दंपति होते हैं, इनको संतान इस तकनीक के द्वारा दी जाती है, तो इन्हें क्या कहा जाता है, सहायक जनन प्रौद्योगिकी कहा जाता है। आप देखिए हेडिंग डालेंगे सहायक जनन प्रौद्योगिकी की विधियां। अब विधियां तो ये हेडिंग है, और हेडिंग को आप काले स्केच से डालेंगे और अंडरलाइन भी कर देंगे, याद रखना। अब इसमें विधियों में पहली विधि है अंतः पात्र निषेचन, यानी इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन। अंतः पात्र निषेचन माने IVF। ये क्या है, IVF है। तो जिन स्त्रियों के गर्भ नहीं ठहरता है, उन स्त्रियों के अंडाणु को बाहर निकालकर उसके पति के शुक्राणु से निषेचन कराते हैं। यानी कुछ ऐसी स्त्रियां हैं जिनमें गर्भ नहीं ठहर रहा है, बच्चे नहीं पैदा कर पा रही हैं, गर्भ नहीं रुक रहा है, तो क्या किया जाता है कि उन स्त्रियों के अंडाणु को बाहर निकाल लिया जाता है, और उन स्त्रियों के अंडाणु को बाहर निकालकर, जैसे ये अंडाणु को बाहर निकाल लिया है, फिर उनके पति के शुक्राणुओं को निकालते हैं। ये अंडाणु को निकाला है, फिर उनके पति के शुक्राणुओं को निकाल लेते हैं। मान लीजिए पति का शुक्राणु है, ये शुक्राणु है ये, तो उसके पति के शुक्राणु को निकाल लेते हैं और बाहर कृत्रिम माध्यम में निषेचन करवाते हैं, एक पात्र के अंदर निषेचन करवाते हैं। इसलिए कहा गया अंतः पात्र निषेचन, इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन। तो शुक्राणु से निषेचन कराते हैं तथा निषेचित अंडे को 32 कोष की अवस्था के बाद, जब निषेचित अंडा निषेचन हो जाता है और निषेचन के बाद जब ये 32 कोष की अवस्था इसकी हो जाती है, 32 कोष की स्टेज हो जाती है, तो 32 कोष की अवस्था के बाद माता के गर्भाशय में रोपित कर देते हैं। जैसे ही 32 कोष की हो गया तो क्या करते हैं, इसको माता के गर्भाशय में रोपित कर दिया जाता है, इम्प्लांटेशन कर दिया जाता है, और गर्भावधि पूरा होने के बाद माता सामान्य रूप से शिशु को जन्म देती है। जब गर्भावधि पूरी हो जाती है 9 माह की, तो माता इस शिशु को सामान्य रूप से जन्म देती है। इस विधि को IVF कहा जाता है। फिर देखिए अगली विधि है अंतः गर्भाशयी शुक्राणु सेचन। अंतः गर्भाशयी शुक्राणु सेचन ये दूसरी विधि है। तो इस विधि का उपयोग उन स्त्रियों में किया जाता है जिनके पति के वीर्य में शुक्राणु कम है। फॉर एग्जाम्पल, स्त्री में सब कुछ ठीक है, लेकिन उसके पति के वीर्य जो होता है उसमें शुक्राणुओं की संख्या कम है, स्पर्म कम बनते हैं, तो ये विधि अपनाई जाती है। फिर शुक्राणु कम सक्रिय हैं, कम है या फिर कम सक्रिय है, एक्टिव नहीं है, तो इस अवस्था में प्रयोगशाला में नर के वीर्य से स्वस्थ शुक्राणु को पृथक कर कृत्रिम रूप से मादा की योनि या गर्भाशय में स्थापित कर देते हैं। ऐसी स्थिति में क्या किया जाता है कि पुरुष के शुक्राणुओं को निकाल लिया जाता है और निकाल करके प्रयोगशाला में उसमें जो स्वस्थ शुक्राणु थे उन स्वस्थ शुक्राणुओं को अलग कर लेते हैं और कृत्रिम रूप से मादा की योनि में स्थापित कर देते हैं, गर्भाशय में डाल देते हैं। इस तरह से निषेचन हो जाता है और बच्चा पैदा हो जाता है। फिर अगला है अंतःकोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण। तो प्रयोगशाला में भ्रूण बनाने की प्रक्रिया में शुक्राणु को सीधे अंडाणु में अंतःक्षेपित कर दिया जाता है। प्रयोगशाला में क्या किया जाता है, जो भ्रूण बनाने की प्रक्रिया होती है इसमें शुक्राणु को सीधे अंडाणु में अंतःक्षेपित कर दिया जाता है, यानी शुक्राणु को अंडाणु में डाल दिया जाता है। यह तकनीक पुरुषों में शुक्राणुओं के अभाव, शुक्राणु का अंडाणु में प्रवेश करने की अक्षमता, असामान्य आकार के शुक्राणु जैसी स्थितियों में उपयोग की जाती है। कहने का मतलब यह है, यदि पुरुष के शुक्राणु नहीं बन पा रहे हैं या शुक्राणु का अंडाणु में प्रवेश नहीं कर पा रहा है, जो शुक्राणु उसकी इतनी ताकत नहीं है कि वो अंडाणु को भेद पाए, या असामान्य आकार के शुक्राणु हैं, तो ऐसी स्थितियों में अंतःकोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण विधि का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। आइए दूसरे मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन पर आते हैं। फिर देखिए दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, क्रिस क्रॉस वंशागति से आप क्या समझते हैं? दुर्बल X संलग्न लक्षणों के 2 उदाहरण बताइए तथा
किसी एक के वंशागति को रेखा चित्र की सहायता से स्पष्ट कीजिए। एक तो इस तरह से पूछा जा सकता है, अथवा इसी प्रश्न को कहा जा सकता है कि लिंग सहलग्न लक्षण से आप क्या समझते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। लिंग सहलग्न लक्षण से आप क्या समझते हैं? रेखा चित्रों की सहायता से मनुष्य में दो लिंग सहलग्न लक्षणों की वंशागति का वर्णन कीजिए। आइए इसको समझा देते हैं। देखिए, डालेंगे उत्तर संख्या जो भी वहां पर होगी, फिर डालेंगे लिंग सहलग्न वंशागति। हेडिंग जरूर डालना है, हेडिंग को अंडरलाइन जरूर करना है। तो प्राणियों में कुछ आनुवांशिक लक्षणों की वंशागति उनके लिंग से संबंधित होती है। जो जंतु होते हैं, उन जंतुओं में कुछ जो आनुवांशिक लक्षण होते हैं, जो जेनेटिक कैरेक्टर्स होते हैं, उनकी लक्षण की जो वंशागति होती है उनके लिंग से संबंधित होती है। कहने का मतलब यह है कि उन विशिष्ट लक्षणों का नियमन करने वाले जीन लिंग गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं। जो लिंग संलग्न वंशागति होती है तो आनुवांशिक लक्षण जो होते हैं उनकी वंशागति होती है लिंग पर, यानी लिंग गुणसूत्रों पर। इसलिए कहा गया है कि उन विशिष्ट लक्षणों का नियमन करने वाले जीन लिंग गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं। इस प्रकार के लक्षणों को लिंग सहलग्न लक्षण कहा जाता है। जो ऐसे लक्षण होते हैं, इन लक्षणों को क्या कहते हैं? लिंग सहलग्न लक्षण कहा जाता है, और इनकी वंशागति को लिंग सहलग्न वंशागति कहा जाता है। मनुष्य में भी कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जिनके जीन्स लिंग गुणसूत्रों से संलग्न रहकर पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होते रहते हैं। यानी जो मनुष्य है, मानव है, इसमें भी कुछ ऐसे लक्षण पाए जाते हैं जिनके जीन्स लिंग गुणसूत्रों से संलग्न रहकर या लिंग गुणसूत्रों से जुड़े रहकर, उसी पर स्थापित रहकर पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होते रहते हैं। यानी माता पिता से उनकी संतानों में, फिर उनकी संतानों में जाते रहते हैं। इस प्रकार की वंशागति को क्रिस क्रॉस वंशागति कहा जाता है। अब क्रिस क्रॉस वंशागति क्या है, समझ गए? मनुष्य में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जिनके जीन्स लिंग गुणसूत्रों से संलग्न रहकर पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होते रहते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी जाते रहते हैं। इस प्रकार की वंशागति को क्रिस क्रॉस वंशागति कहा जाता है। पुरुषों में एक एक्स गुणसूत्र, जबकि स्त्रियों में दो एक्स गुणसूत्र होते हैं। भाई जो पुरुष हैं, पुरुष में एक्स वाई होता है और स्त्री में एक्स एक्स होता है। तो पुरुषों में एक एक्स गुणसूत्र होता है, जबकि स्त्रियों में दोनों एक्स गुणसूत्र होते हैं। वही चीज यहाँ कही गई कि पुरुषों में एक एक्स गुणसूत्र, जबकि स्त्रियों में दो एक्स गुणसूत्र होने के कारण इन लक्षणों को वंशागति विशिष्ट प्रकार की होती है। यानी इन लक्षणों की जो वंशागति होती है, इन लक्षणों की वंशागति विशिष्ट प्रकार की होती है। मानव में वर्णांधता, हीमोफीलिया एवं रतौंधी इस प्रकार की वंशागति प्रदर्शित करते हैं। जो मानव है, जो मनुष्य है, इसमें वर्णांधता है, हीमोफीलिया है, रतौंधी है, ये इस प्रकार की वंशागति प्रदर्शित करते हैं, लिंग संलग्न वंशागति प्रदर्शित करते हैं। आइए इसके बारे में समझाते हैं। तो अब डालेंगे वर्णांधता की वंशागति। वर्णांधता और हीमोफीलिया दोनों को एक एक करके समझा देंगे एक एक उदाहरण में। तो हेडिंग डालेंगे वर्णांधता की वंशागति। लिखेंगे हॉर्नर ने सर्वप्रथम यह पता लगाया कि कुछ व्यक्ति लाल व हरे रंग में भेद नहीं कर पाते हैं। कहने का मतलब यह है कि हॉर्नर ने यह पता लगाया कि कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो लाल और हरे रंग में अंतर नहीं कर पाते हैं, भेद नहीं कर पाते हैं। इसीलिए इस रोग को लाल हरा अंधापन भी कहा जाता है। यानी वर्णांधता को लाल हरा अंधापन भी कहते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे व्यक्ति हैं, इन्होंने पता लगाया कि कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो लाल और हरे रंग में अंतर नहीं कर पाते हैं, तो इसीलिए इसको लाल हरा अंधापन भी कहते हैं। इसे प्रोटोन दोष या डाल्टोनिज्म भी कहा जाता है। प्रोटोन दोष या डाल्टोनिज्म। तो चाहे वर्णांधता पूछा जाए, चाहे लाल हरा अंधापन पूछा जाए, चाहे प्रोटोन दोष पूछा जाए, चाहे डाल्टोनिज्म पूछा जाए, सब एक ही बात है। तो वर्णांध पुरुष एक उदाहरण है, ये वर्णांधता की वंशागति का एक उदाहरण। तो वर्णांध पुरुष तथा सामान्य स्त्री द्वारा उत्पन्न संतान में वर्णांधता की वंशागति। तो जब कोई वर्णांध पुरुष किसी सामान्य स्त्री से विवाह करता है, देखिए पुरुष क्या है, वर्णांध है, और स्त्री क्या है, सामान्य है। तो जब कोई वर्णांध पुरुष किसी सामान्य स्त्री से विवाह करता है तो उसके सभी पुत्र सामान्य होंगे। सामान्य स्त्री से विवाह करता है तो सभी पुत्र सामान्य होंगे। कैसे होंगे, अभी हम चार्ट के माध्यम से आपको समझाते हैं। क्योंकि
पुत्रों को X गुणसूत्र माता से मिलता है और Y गुणसूत्र पिता से मिलता है। यानी पुत्र जो होते हैं इनको X गुणसूत्र माता से और Y गुणसूत्र पिता से प्राप्त होता है, परंतु सभी पुत्रियां वर्णांतता के जीन की वाहक होती हैं, क्योंकि जीन पुरुष के X गुणसूत्र में स्थित होता है। देखिए इसको, यहाँ सामान्य स्त्री थी तो स्त्री में कोई भी वर्णांतता नहीं है, कलर ब्लाइंडनेस नहीं है, और इधर वर्णांत पुरुष था तो ये कलर ब्लाइंडनेस था, इसलिए इसको गोले से किया गया। आप चाहे X करके यहाँ पर C बना दीजिए तब भी वर्णांतता का जीन दिखाएगा, ये जीन का प्रदर्शन है एक तरह से, या फिर इस तरह से गोला बना दीजिए। तो ये वर्णांत पुरुष था तो X पर इसके वर्णांतता का अप्रभावी जीन था। अब देखिए इसके गैमेट से निकाल लेंगे, युग्मक निकाल लिया, अंडाणुओं को स्त्री के अंडाणु निकाल लिया इधर और पुरुष के शुक्राणु निकाल लिया इधर, और दोनों के बीच निषेचन करवा दिया है। तो जब इसका इससे निषेचन हो रहा है तो देखिए यहाँ पर X और एक वर्णांतता वाला X आ जाएगा, और इसके बाद इसका इससे निषेचन हो रहा है तो यहाँ पर नॉर्मल है दोनों, और फिर इसका इससे निषेचन हो रहा है तो यहाँ पर देखिए ये वर्णांतता वाला जीन वाला X आ जाएगा और फिर इसका इससे तो नॉर्मल आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जहां जहां पर X X ही है ये सभी पुत्रियां होती हैं, जो XY है ये पुत्र होते हैं। तो अब X X क्या है, ये सभी पुत्री वाहक हैं। देखिए जितनी भी पुत्रियां हैं ये वाहक हैं। देखिए इसमें होता क्या है कि जब पुरुष होता है उसमें एक ही X गुणसूत्र पर वर्णांतता का जीन आ जाता है तो वो वर्णांत हो जाता है, रोगी हो जाता है। लेकिन जो स्त्री होती है उसमें दोनों गुणसूत्रों पर जब वर्णांतता का जीन आता है तभी वो रोगी होती है, अन्यथा वाहक होती है। तो ये पुत्री क्या हो जाएगी, वाहक हो जाएगी। ये भी पुत्री वाहक है और ये भी पुत्री वाहक है। जबकि जितने भी पुत्र हैं ये क्या है, ये पुत्र है। यहाँ पर लाइन नहीं खींचेगी, ये लाइन गलत खींच गई है। तो ये जितने भी पुत्र हैं पुत्र सामान्य होंगे। पुत्र क्या है, ये सभी पुत्र सामान्य होंगे, कोई भी वर्णांतता का जीन इसमें उपस्थित नहीं है। तो अब हीमोफीलिया वाला समझा देते हैं। आप हेडिंग डालेंगे हीमोफीलिया की वंशागति, हेडिंग को अंडरलाइन जरूर कर देंगे। हीमोफीलिया रोग के विषय में मानव को बहुत लंबी अवधि से पता है, यानी कि बहुत पहले से पता है। इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया के वंश में भी यह रोग प्रचलित था। महारानी विक्टोरिया ने इस रोग का जीन अपनी माता या पिता से उत्परिवर्तन के फलस्वरूप प्राप्त किया था, यानी उत्परिवर्तन हो गया तब इनको मिल गया था। इस रोग में रुधिर का थक्का नहीं जमता है और खून बहता ही रहता है। हीमोफीलिया में क्या होता है वास्तव में, ये आप कहानी लिखें चाहे न लिखें, जब हीमोफीलिया की वंशागति लिखें तो लिखें कि इस रोग में रुधिर का थक्का नहीं जमता है और रुधिर बहता ही रहता है, खून बहता ही रहता है, जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। अब देखिए उदाहरण दे देंगे, यहां डालेंगे उदाहरण। सामान्य पुरुष तथा हीमोफीलिया के जीन की वाहक स्त्री द्वारा हीमोफीलिया की वंशागति, यानी एक सामान्य पुरुष जब हीमोफीलिया के जीन की वाहक स्त्री से विवाह करता है तो उसकी संतानें कैसी होंगी। तो जब कोई सामान्य पुरुष किसी ऐसी स्त्री से विवाह करता है जो हीमोफीलिया के जीन की वाहक है तो उसके 50% पुत्र हीमोफीलिया से प्रभावित होंगे और 50% पुत्रियां हीमोफीलिया के जीन की वाहक होंगी, यानी उनका वाहन करेंगी, तथा शेष 50% पुत्र और पुत्रियां सामान्य होंगी। सामान्य पुरुष था तो पुरुष को सामान्य लिखा गया है। हीमोफीलिया के जीन की वाहक स्त्री थी तो यहाँ पर हीमोफीलिया का H लगा दिया गया है। अब स्त्री के अंडाणुओं को निकाल लिया गया है इधर, पुरुष के शुक्राणुओं को निकाल लिया गया है इधर, और फिर यहाँ पर देखिए चेकर बोर्ड बनाकर किया गया। आप चाहे तो ऐसे ही क्रॉस कर सकते हैं। आप चेकर बोर्ड में क्रॉस करने पर इस तरह से प्राप्त होगा। अब देखिए यहाँ पर जो XX जहां जहां पर है वो पुत्रियां हैं और जो XY है वो पुत्र हैं। तो यहाँ पर XX आया है तो सामान्य पुत्री हो गई, पुत्री सामान्य हो गई, और फिर यहाँ पर X के साथ में हीमोफीलिया का जीन लगा हुआ है इसलिए वाहक पुत्री हो गई। जब दोनों पर होगा तभी रोगी होगी, वरना वाहक होगी। और अगर इधर पुत्रों को देखा जाए तो एक पुत्र सामान्य है जबकि एक पुत्र हीमोफीलिया से ग्रसित है। तो लिख देंगे कि 25%, इसमें 25% लगेगा, 25% पुत्रियां सामान्य हैं और 25% जो पुत्रियां हैं ये हीमोफीलिया के जीन की वाहक हैं। 25% जो पुत्र हैं ये सामान्य हैं और जो 25%
पुत्र हैं ये हीमोफीलिया से ग्रसित हैं, यह हीमोफीलिया रोग इनको हो चुका है। तो इस तरह से लॉन्ग क्वेश्चन दूसरा समाप्त हो गया है। चलिए अगले लॉन्ग क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, लिंग निर्धारण क्या है? पक्षियों तथा मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण को समझाइए। लिंग निर्धारण किसे कहते हैं? पक्षी और मधुमक्खी में लिंग निर्धारण को समझाना है, या फिर मानव में भी कह सकते हैं। तो अथवा लगा है, लिंग निर्धारण क्या है? मानव तथा मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण क्रिया को वर्णन कीजिए, क्या विधि का वर्णन कीजिए। तो देखिए ये हम पूरा क्वेश्चन अच्छी तरीके से आपको समझा देते हैं। डालेंगे उत्तर, लिंग निर्धारण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह सुनिश्चित होता है कि एक लिंगी जंतुओं में लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न होने वाला नया प्राणी नर होगा या मादा। कहने का मतलब यह है कि लिंग निर्धारण ऐसी विधि है जिसके द्वारा यह क्लियर होता है या निश्चित होता है कि एक लिंगी जो जंतु होते हैं उसमें लैंगिक जनन जब होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होता है, तो उससे जो उत्पन्न होने वाला नया प्राणी है, नया जंतु है, नया शिशु है, बच्चा है, वो नर होगा या मादा। अब देखिए क्या कहता है, पक्षी, मधुमक्खी, फिर मानव। तो पहले पक्षी को देखते हैं, फिर मधुमक्खी को, फिर मानव को। डालेंगे पक्षियों में लिंग निर्धारण, तो लिखेंगे पक्षियों में नर जो होता है वो समयुग्मकी होता है, यानी इसमें जेड जेड मान लीजिए। नर समयुग्मकी है तो जेड जेड एक ही प्रकार के युग्मक पाए जाएंगे, और मादा जो होती है ये विषम युग्मकी होती है, डब्ल्यू जेड प्रकार की होती है। अब देखिए नर पक्षी इधर लिखेंगे, मादा पक्षी इधर लिखेंगे। नर में जेड जेड प्रकार के पाए जाते हैं, मादा में डब्ल्यू जेड प्रकार के पाए जाते हैं। अब इन नर के शुक्राणुओं को निकाल लेंगे, मादा के अंडाणुओं को निकाल लेंगे, यानी युग्मक पृथक कर लेंगे दोनों के, और इसके बाद निषेचन करवा देंगे। आप चाहें तो इसको गोलों में भी कर सकते हैं, इस तरह से और अच्छा रहेगा। अब इसका निषेचन इससे हुआ तो डब्ल्यू जेड, इसका निषेचन इससे हुआ तो जेड जेड, इसका निषेचन इससे हुआ तो डब्ल्यू जेड, इसका निषेचन इससे हो तो जेड जेड। अब जहां जहां पर डब्ल्यू जेड आया है ये सभी मादा शिशु पक्षी हैं, मादा है, मादा है, और जहां जहां पर केवल जेड जेड है ये नर है, क्योंकि नर समयुग्मकी होता है। इस तरह से पक्षियों में लिंग निर्धारण हो जाएगा। अब देखिए मधुमक्खियों में समझा देते हैं। हेडिंग डालेंगे मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण की क्रिया विधि। तो मधुमक्खियों में सामान्यतः निम्नलिखित प्रकार के सदस्य होते हैं। एक तो द्विगुणित रानी होती है, इसका विकास निषेचित अंडे से होता है, केवल रानी मक्खी में जनन की क्षमता पाई जाती है। और फिर दूसरी द्विगुणित श्रमिक होती है, ये बंध मादाएं होती हैं जिनका विकास निषेचित अंडे से होता है, परंतु इनमें जनन अंग विकसित नहीं होते हैं। और तीसरा है अगुणित नर या ड्रोन, इनका विकास अनिषेचित अंडों से अनिषेक जनन के द्वारा होता है। ये नर शुक्राणु उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं। अब इधर लिखेंगे नर, नर माने ड्रोन, इधर लिखेंगे मादा यानी रानी। नर जो होता है इसमें n गुणसूत्र होते हैं, मादा जो होती है इसमें 2n गुणसूत्र होते हैं, यानी नर अगुणित होता है, मादा द्विगुणित होती है। अब नर का शुक्राणु निकाल लिया इधर, और मादा या रानी के अंडाणु इधर निकाल लिए हैं। मादा जो रानी होती है ये दो प्रकार के अंडाणु देती है, एक निषेचित और दूसरा अनिषेचित अंडाणु। अब देखिए इधर शुक्राणु और अंडाणु मिल जाएंगे तो इस तरह से मादा मक्खी बन जाएगी। मादा मक्खी में दो प्रकार की होंगी, एक तो रानी, एक श्रमिक। जिसको शाही जेली मिलेगी वो रानी बन जाएगी, जिसको केवल परागकण वगैरह मिलेंगे वो श्रमिक बन जाएंगे। और श्रमिक क्या होते हैं? बंधे होते हैं। अब देखिए इधर जो अनिषेचित अंडाणु था इसमें अनिषेक जनन के द्वारा नर या ड्रोन का निर्माण हो जाता है। इस तरह से रानी मक्खी, श्रमिक मक्खी और ड्रोन मक्खी या नर मक्खी बन जाती है। इसके बाद देखिए कहा गया था मानव में लिंग निर्धारण। तो मानव में लिंग निर्धारण की क्रिया विधि, प्रत्येक अंडाणु में 22 दैहिक गुणसूत्र तथा एक लिंग गुणसूत्र होता है। 22 दैहिक गुणसूत्र और एक लिंग गुणसूत्र, ये जोड़े में है तो 22 दूना 44 और एक लिंग गुणसूत्र है तो 44 2 46 गुणसूत्र हो जाएंगे। इस तरह से समझा देंगे पूरा। और अब यहाँ पर पुरुष में बता देंगे कि XY गुणसूत्र पाए जाते हैं, स्त्री में XX गुणसूत्र पाए जाते हैं, यानी पुरुष विषम युग्मकी होता है और स्त्री समयुग्मकी होती है। अब देखिए यहाँ पर जो पुरुष है इसके शुक्राणुओं को निकाल लेंगे, यहाँ लिख देंगे शुक्राणु, और जो स्त्री है इसके अंडाणुओं को निकाल लेंगे, यहाँ लिख देंगे अंडाणु, और निषेचन करवा देंगे इस तरह से। तो इस x का x से होगा तो XX आ जाएगा। अब देखिए जहां जहां पर XX आया है वो सभी पुत्रियां हो जाएंगी, और जहां पर XY आया है ये सभी पुत्र हो जाएंगे। इस तरह से मनुष्य में लिंग का निर्धारण
हो जाएगा। इस तरह से लॉन्ग क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। चलिए अगले लॉन्ग क्वेश्चन पर अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आनुवांशिकता किसे कहते हैं, मेंडल के नियमों का वर्णन कीजिए। देखिए जरूरी नहीं है कि ये प्रश्न ऐसे ही आए, लेकिन ये प्रश्न पूछा जरूर जाएगा। आनुवांशिकता किसे कहते हैं, या पूछ ले वंशागत किसे कहते हैं, वंशागत, या फिर आनुवांशिकी के नियमों का वर्णन कीजिए। मेंडल के नियम ना कहे, आनुवांशिकी के नियम या आनुवांशिकता के कौन कौन से नियम हैं, तो किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। तो लिखेंगे इसका उत्तर, आनुवांशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होने की प्रक्रिया आनुवांशिकता कहलाती है या वंशागत कहलाती है। आनुवांशिक जो लक्षण होते हैं, ये लक्षण जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, यानी माता पिता से उनके संतानों में जाते हैं, फिर उनके संतानों में जाते हैं, इसलिए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी कहा गया है। तो इसे ही क्या कहा जाता है, आनुवांशिकता कहा जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल ने 3 नियमों का प्रतिपादन किया था, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अभ्युगम का नियम। तो देखिए पहली हेडिंग डालेंगे प्रभाविता का नियम। अब इसको पहले समझ लेते हैं और बिल्कुल वैसे ही आपको लिखना होगा। तो इसमें इन्होंने मेंडल ने क्या किया था कि शुद्ध लंबे पौधों को लिया था। प्रभाविता के नियम में इधर शुद्ध लंबे पौधों को लिया था, शुद्ध लंबे मटर के पौधे थे, और इधर शुद्ध बौने मटर के पौधे थे, बौने मटर के पौधे थे, और दोनों के बीच में क्रॉस करवाया था। क्रॉस माने संकरण करवाया था। शुद्ध लंबे पौधे लिए मटर के, शुद्ध बौने पौधे लिए, दोनों के बीच में क्रॉस करवाया। तो क्रॉस करवाने पर इन्हें यहां पर लंबे पौधे प्रकट हुए। लंबे पौधे मिले, कैसे लंबे थे, संकर लंबे थे। F1 पीढ़ी थी ये, F1 पीढ़ी, ये P1 पीढ़ी थी, P1 पीढ़ी थी, पेरेंटियल पीढ़ी, और F1 पीढ़ी फर्स्ट जनरेशन थी। तो इसमें इन्होंने क्या बताया कि जब किन्हीं 2 विपरीत लक्षणों वाले पौधों के बीच में क्रॉस कराया जाता है, इन्होंने क्या बताया, जैसे मैं बता रहा हूं इस तरह से आपको लिखना है। जब किन्हीं 2 विपरीत लक्षणों वाले पौधों के बीच में क्रॉस कराया जाता है, तो उनमें से जो लक्षण प्रकट होता है वो प्रभावी, और जो लक्षण प्रकट नहीं होता है वो अप्रभावी कहलाता है। मेंडल ने क्या बताया था कि जब किन्हीं 2 विपरीत लक्षणों वाले पौधों के बीच में क्रॉस कराया जाता है, देखो विपरीत लक्षण है कि नहीं है, ये शुद्ध लंबा है, ये शुद्ध बौना है, तो एकदम विपरीत है, उल्टा है। तो जब किन्हीं 2 विपरीत लक्षणों वाले पौधों के बीच में क्रॉस कराया जाता है या संकरण कराया जाता है, तो क्रॉस कराने पर F1 पीढ़ी में जो लक्षण प्रकट होता है, कौन सा लक्षण प्रकट हुआ, लंबा वाला प्रकट हुआ, तो यहाँ लंबा वाला प्रभावी। तो जो लक्षण F1 पीढ़ी में प्रकट होता है वो है प्रभावी, और जो प्रकट नहीं हुआ वो है अप्रभावी। यही प्रभाविता का नियम है। फिर हेडिंग डालेंगे दूसरी, पृथक्करण का नियम। इसमें इन्होंने क्या बताया था, इसमें उसके आगे इन्होंने किया, लेकिन मैं शुरू से आपको बताता हूं। शुद्ध लंबे पौधे लिए, ये कैसा था, शुद्ध लंबा पौधा था मटर का, और इधर शुद्ध बौना पौधा लिया, ये शुद्ध बौना पौधा मटर का था। दोनों के बीच में क्रॉस कराया या संकरण कराया, तो संकरण कराने पर F1 पीढ़ी में संकर लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। संकर यानी हाइब्रिड, संकर लंबे पौधे प्राप्त होते। ये F1 पीढ़ी थी, ये P1 पीढ़ी थी। सब कुछ लिखना है आपको, P1 पीढ़ी, F1 पीढ़ी, ऐसे नहीं कि केवल बना दें बस। अब यहां पर इन्होंने आगे क्या किया, इस नियम में, पृथक्करण के नियम में, इसको पृथक्करण का नियम क्यों कहते हैं, विसंयोजन का नियम क्यों कहते हैं, युग्मकों की शुद्धता का नियम क्यों कहा जाता है, ये भी आपको बताएंगे। इतने सारे इसके नाम है, किसी भी नाम से पूछा जा सकता है। पृथक्करण का नियम, विसंयोजन का नियम, या युग्मकों की शुद्धता का नियम। अब देखिए, जब यहां पर स्वपरागण कराया, जो प्रथम पीढ़ी के संकर लंबे पौधे प्राप्त हुए थे, इनमें से किन्हीं 2 पौधों के बीच में स्वपरागण कराया या सेल्फ पॉलिनेशन कराया, तो इन्हें यहां पर शुद्ध लंबे, संकर लंबे और शुद्ध बौने पौधों का जो जीनोटाइप अनुपात था, वो 1:2:1 के अनुपात में प्राप्त हुआ। कैसे, तो देखो 25% जो पौधे थे ये शुद्ध लंबे थे, 50% जो पौधे थे संकर लंबे थे, और 25% शुद्ध बौने थे। तो 25%, 50%, 25%, 1:2:1 आ जाएगा। देखिए इसमें जो युग्मक थे
शुद्ध लंबा था, शुद्ध बहुना था, ये दूसरी पीढ़ी में फिर से स्वतंत्र रूप से प्रकट हो गए, तो इसीलिए ये दूसरी पीढ़ी में फिर से अलग अलग हो गए। देखिए यहाँ जो युग्मक थे ये दूसरी पीढ़ी में फिर से अलग अलग हो गए, इसीलिए इसे पृथक्करण का नियम कहा जाता है। यहाँ पर एक में थे, यहाँ पर फिर से अलग अलग हो गए, पृथक पृथक हो गए, तो पृथक्करण का नियम, या इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम। क्यों? क्योंकि युग्मक शुद्ध रूप में फिर से प्रकट हो जाते हैं। तो इसको कैसे आप लिखेंगे? मेंडल ने जब शुद्ध किन्हीं दो विपरीत लक्षण वाले पौधों का चयन किया, उनके बीच में क्रॉस कराया, शुद्ध लंबा पौधा लिया, शुद्ध बहुना पौधा लिया, उसके बीच में क्रॉस कराया, तो क्रॉस कराने पर संकर लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। और फिर उनके बीच में स्वपरागण कराया, स्वपरागण कराने पर दूसरी पीढ़ी में F2 पीढ़ी में जो उनको पौधे प्राप्त हुए वो 25% शुद्ध लंबे थे, 50% संकर लंबे थे और 25% शुद्ध बौने पौधे थे। यानी जीनोटाइप अनुपात 1:2:1 था। और अगर फिनोटाइप अनुपात देखा जाता, फिनोटाइप, तो देखिए 3 लंबे पौधे हैं, ये भी लंबा, ये भी लंबा, ये भी लंबा, यानी कि 75% लंबे पौधे हैं। ये पूरा 75% हो जाएगा, 75% लंबे पौधे और 25% बौने पौधे, तो 3:1 हो जाएगा, यानी कि 3:1 हो जाएगा। इस तरह से पृथक्करण का नियम हो जाएगा। चलिए स्वतंत्र अभिवन के नियम को दिखा देते हैं। अब देखिए स्वतंत्र अभिवन नियम में इन्होंने क्या किया कि गोल व पीले बीज लिए और झुर्रीदार व हरे बीज लिए। स्वतंत्र अभिवन के नियम में इन्होंने बीजों को लेकर के प्रयोग किया था। तो गोल व पीले बीज लिए, झुर्रीदार व हरे बीज लिए। ये पैतृक पीढ़ी थी, P1 पीढ़ी थी, और इसके बीच में दोनों में क्रॉस कराया, तो क्रॉस कराने पर इन्हें गोल व पीले बीज प्राप्त हुए। जब दोनों के बीच में क्रॉस कराया तो गोल व पीले बीज प्राप्त हुए। अब इन्होंने इन गोल व पीले बीजों में जो 2 पौधे मिले उसमें स्वपरागण करा दिया, और स्वपरागण कराने पर यहाँ पर देखिए इस तरह से पुनेट स्क्वायर आपको बनाना होगा। तो देखिए जब स्वपरागण कराया तो इस तरह से आप एक चेकर बोर्ड बना लेंगे। स्वतंत्र अभिवन का नियम पूछा जाए चाहे द्विसंकर संकरण पूछा जाए, वही है। तो ये स्वपरागण कराने पर इस तरह से पुनेट स्क्वायर बनाएंगे, 1 2 3 4 कॉलम इधर और 1 2 3 4 कॉलम इधर, बाकी ये कॉलम बना लेंगे गैमीट्स को लिखने के लिए, युग्मकों को लिखने के लिए। अब इसका देखिए युग्मक निकाला गया है, आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई का। तो देखो ये कैसे निकल आए हैं, यहाँ देखिए कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, दूर दूर थोड़ा लिख लीजिए, और जैसे निषेचन करवाते थे, लिंग निर्धारण करते थे, बिल्कुल वैसे करवा दीजिए। देखिए यहाँ पर ये कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये देखिए कैपिटल आर कैपिटल वाई आ गया है। और फिर इसका करेंगे तो कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई आ गया है। और फिर इसका और इसका करेंगे तो स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई आ गया है। और फिर इसका कराएंगे तो स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई हो जाएगा। और यही चीज उठाकर इधर लिख देना है आपको, और इसके बाद में इसको और इसको मिलाकर यहाँ लिखना है। देखिए वही लिखा गया है, आर को साथ कर लिया गया, वाई को साथ कर लिया गया। ऐसे ही ये वाला और ये वाला यहाँ रखा गया है, तो आर साथ में हो गया है, वाई साथ में हो गया है। बिल्कुल इसी तरह से ये वाला भी बनाएंगे, ये वाला यहाँ से लेंगे, ये वाला यहाँ से यहाँ रख देंगे, फिर ये वाला यहाँ से लेंगे, ये वाला यहाँ से यहाँ रख देंगे। और सेम ऐसे ही इसमें करना है। ये जो यहाँ पर गैमेट्स है, इसको और इसको यहाँ मिलाएंगे, इसको यहाँ मिलाएंगे इस तरह से, और इसको यहाँ मिलाएंगे इस तरह से, इसको यहाँ मिलाएंगे इस तरह से, इसको यहाँ मिलाएंगे इस तरह से। जब पूरा आप लिख लेंगे तो लिखने के बाद में देखिए गोल व पीले बीज कैसे लिखे गए हैं। तो जितना भी कैपिटल होगा, कैपिटल वाला सब गोल व पीला बीज होगा, ये ट्रिक समझ लीजिए एक तरीके से। और अगर कैपिटल के साथ स्मॉल लगा हुआ है तो भी ये प्रभावी लक्षण वाला ही होगा कैपिटल के साथ, लेकिन अगर केवल स्मॉल ही है तो वो अप्रभावी लक्षण वाला हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर कैपिटल आर कैपिटल वाई लिखा गया था, तो गोल व पीले बीज, ये भी गोल व पीले बीज, गोल व पीले बीज, गोल व पीले बीज, इस तरह से यहाँ तक गोल व पीले बीज हुए। यहाँ गोल व हरे कैसे हो गए? तो देखिए कैपिटल आर है, ये तो गोल है क्योंकि ये प्रभावी लक्षण से लिया गया है। और यहाँ पर स्मॉल वाई आ गया है, स्मॉल वाई। अब यहाँ पर स्मॉल वाई हरा था, देखिए हरा था तो हरे को प्रदर्शित कर रहा था, तो यहाँ गोल व हरे हो जाएंगे। इसके बाद फिर गोल व पीले, गोल व हरे, देखिए यहाँ पर फिर हरा आ गया स्मॉल वाई। ऐसे ही सारा कुछ आपको लिखना होगा। देखिए यहाँ पर स्मॉल आर है, तो स्मॉल आर झुर्रीदार को प्रदर्शित कर रहा है, इसलिए यहाँ झुर्रीदार पीले हो गए हैं।
ऐसे ही सब लिख देंगे और लिखने के बाद फिर गोल व पीले बीज गिन लेंगे कितने आए हैं, गोल व हरे बीज गिन लेंगे कितने आए हैं, झुर्रीदार व पीले कितने आए हैं और झुर्रीदार हरे कितने आए हैं। तो ये कुल मिलाकर के 9:3:1 आ जाएगा। ये फिनोटाइप अनुपात हो जाएगा। जो मेंडल का स्वतंत्र अभिवन का नियम है, इसका फिनोटाइप अनुपात 9:3:1 आ जाएगा। इस तरह से के बारे में समझा देंगे और पूरा लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए अगले लॉन्ग क्वेश्चन पर आते हैं। डीएनए की संरचना के वाटसन एवं क्रिक मॉडल को उपयुक्त चित्र बनाकर समझाइए और इसके कार्य भी लिखिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, और परीक्षा में जरूर आएगा, किसी न किसी सेट में छपा हुआ रखा है। अगर इस तरह से ये प्रश्न नहीं पूछा जाता है तो पूछा जा सकता है कि वाटसन एवं क्रिक द्वारा प्रस्तुत डीएनए की त्रिआयामी प्रतिरूप का नामांकित चित्र बनाइए तथा इसके विभिन्न अवयवों का वर्णन कीजिए। चाहे ऐसे पूछा जाए चाहे ऐसे पूछा जाए, एक ही बात है। या फिर पूछा जा सकता है कि वाटसन और क्रिक द्वारा प्रस्तुत किए गए मॉडल की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए, वर्णन की आवश्यकता नहीं, ऐसे भी कह सकते हैं। या फिर कह सकते हैं कि डीएनए क्या है, डीएनए अणु की द्विकुंडलिनी का वर्णन कीजिए। तो किसी भी तरह से प्रश्न पूछा जाए आपको यही लिखना है, केवल इसमें जो चित्र कहा गया है इसमें चित्र ही बनाना था बस। चलिए आंसर इसका समझा देते हैं। तो देखिए डालेंगे उत्तर। अब जिस भी प्रश्न संख्या में होगा वो प्रश्नोत्तर संख्या डाल लेंगे और लिखेंगे डीएनए सभी प्रोकैरियोटिक व यूकैरियोटिक कोशिकाओं में आनुवांशिक पदार्थ होता है। यही जो डीएनए है ये प्रोकैरियोटिक, तो सभी प्रोकैरियोटिक नहीं कहेंगे, कुछ प्रोकैरियोटिक व सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में आनुवांशिक पदार्थ होता है। सूक्ष्म जीव जो कुछ होते हैं उसमें आरएनए भी आनुवांशिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है, जैसे वायरस वगैरह होता है। यह जीव से संबंधित सभी सूचनाओं का संग्रह करता है, यानी जीव में जितनी भी सूचनाएं होती हैं, आनुवांशिक सूचनाएं होती हैं, उनका संग्रह करता है। यह आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाता है, या हम कह सकते हैं कि माता पिता के लक्षणों को उनकी संतानों में ले जाता है, पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर करता है। डीएनए उच्च अणुभार वाला बृहद अणु है, या कह लीजिए कि जो डीएनए होता है ये एक बृहद अणु है। वाटसन व क्रिक ने डीएनए संरचना का द्विकुंडली मॉडल प्रस्तुत किया था। फिर हेडिंग डालेंगे डीएनए का रासायनिक संगठन, यानी इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। तो डीएनए का अणु न्यूक्लियोटाइड्स जोड़ों का बहुलक होता है। आपको बता दें कि हर एक डीएनए में, अगर एक डीएनए की बात की जाए तो जो डीएनए होता है, डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है, डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है, और इसके साथ साथ नाइट्रोजन क्षारक होते हैं, नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं, फास्फेट समूह होता है, नाइट्रोजनी क्षारक है, फास्फेट समूह है, ये सभी पाए जाते हैं। तो इन सब चीजों का मिलकर बना होता है। और डीऑक्सीराइबोज शर्करा 5 कार्बन शर्करा वाली होती है। देखिए जैसे ये डीऑक्सीराइबोज शर्करा यहां पर हम बना ले इस तरह से, यहाँ एक चित्र के रूप में इस तरह से ये डीऑक्सीराइबोज शर्करा हो जाएगी। यहाँ पर पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन और यहाँ से 5वां कार्बन जुड़ा होता है, तो ये डीऑक्सीराइबोज शर्करा हो जाएगी। और यहाँ से नाइट्रोजन बेसेस जुड़े होते हैं, जैसे एडेनिन है, ग्वानिन है, साइटोसिन है, ये जुड़े होते हैं। और इधर फास्फेट समूह जुड़ा होता है, जो 5वां कार्बन होता है इससे फास्फेट समूह जुड़ा होता है इस तरह से। तो इस तरह से डीएनए इतनी सारी चीजों से मिलकर बनता है, यानी फास्फेट समूह और नाइट्रोजन बेसेस और डीऑक्सीराइबोज शर्करा। अब देखिए जिसमें जो नाइट्रोजन बेसेस होते हैं या नाइट्रोजनी क्षार होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, प्यूरीन और पिरामिडीन। जो प्यूरीन होता है इसमें एडेनिन और ग्वानिन होता है। एडेनिन को ए से प्रदर्शित करते हैं, ग्वानिन को जी से प्रदर्शित करते हैं। तो जो प्यूरीन है इसमें एडेनिन और ग्वानिन होते हैं, या एडेनिन और ग्वानिन तत्व आते हैं। जो पिरिमिडीन होते हैं इसमें साइटोसिन और थायमिन आते हैं, यानी कि सी और टी आते हैं। अगर यहाँ पर आरएनए होता तो थायमिन की जगह पर यूरेसिल हो जाता है। अब देखिए नाइट्रोजनी क्षारक डीऑक्सीराइबोज शर्करा से बीटा ग्लाइकोसाइडिक बांध द्वारा जुड़े रहते हैं। जो नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं ये डीऑक्सीराइबोज शर्करा जो होती है, ये जो शुगर का स्ट्रक्चर है इससे बीटा ग्लाइकोसिडिक बंध के द्वारा जुड़े रहते हैं। इससे न्यूक्लियोसाइड बनते हैं। इन्हीं से क्या बनता है? न्यूक्लियोसाइड बनते हैं। न्यूक्लियोसाइड फास्फोडाइस्टर बंध द्वारा फास्फोरिक अम्ल के साथ जुड़कर न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करते हैं। जो न्यूक्लियोसाइड होते हैं ये फास्फोडाइस्टर बंध के द्वारा, अब देखो फास्फोडाइस्टर बंध कहाँ होगा,
जैसे ये तीसरा कार्बन था, तो तीसरे कार्बन से और पांचवे का, दूसरे वाले न्यूक्लियोटाइड से पांचवे कार्बन से जो जुड़ा होता है, इसे ही फास्फोडाइस्टर बांध कहा जाता है। तो कहा गया है कि न्यूक्लियोसाइड फास्फोडाइस्टर बंध या बॉन्ड द्वारा फास्फोरिक अम्ल के साथ जुड़कर न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करता है, और ये न्यूक्लियोटाइड विभिन्न क्रमों में जुड़कर पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला बनाते हैं या पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का निर्माण करते हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड की 2 प्रति समानांतर श्रृंखलाएं होती हैं जो डीएनए अणु बनाती हैं। हेडिंग डालेंगे डीएनए द्विकुंडलिनी की संरचना, और पहला पॉइंट लिखेंगे इसके दोहरे कुंडलाकार मॉडल को सर्वप्रथम सन 1953 में वाटसन और क्रिक के द्वारा प्रस्तावित किया गया था, यह प्रस्तुत किया गया था। फिर दूसरा पॉइंट लिखेंगे दोहरे कुंडलन में डीएनए की दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं एक दूसरे के प्रति समांतर होती हैं, एंटी पैरेलल होती हैं। प्रति समांतर का मतलब एंटी पैरेलल होती हैं। फिर अगला लिखेंगे पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के निर्माण में न्यूक्लियोटाइड्स एक दूसरे से शर्करा फास्फेट संलग्नता द्वारा जुड़े रहते हैं। और फिर अगला पॉइंट लिखेंगे डीएनए की दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं एक दूसरे से हाइड्रोजन बंधों के द्वारा जुड़ी होती हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ी रहती हैं। अब देखिए अगला पॉइंट है साइटोसिन तथा ग्वानिन क्षारकों का युग्मन 3 हाइड्रोजन बंधों के द्वारा होता है। कहने का मतलब ये है कि ये देखिए चित्र को आपको दिखाकर बता देते हैं। जहां जहां पर साइटोसिन जुड़ा है ये ट्रिपल बॉन्ड ग्वानिन से जुड़ा है, यानी जो ग्वानिन है ये हमेशा ट्रिपल बॉन्ड साइटोसिन से जुड़ता है, और अगर साइटोसिन है तो हमेशा ट्रिपल बॉन्ड ग्वानिन से जुड़ेगा। लेकिन एडेनिन जो होता है वो हमेशा डबल बॉन्ड थायमिन से जुड़ता है। तो वही चीज पॉइंट में दिखाई गई है। देखिए वही चीज यहां पर पॉइंट में है, कहा गया है कि साइटोसिन और ग्वानिन क्षारकों का युग्मन 3 हाइड्रोजन बंधों के द्वारा होता है। अब फिर अगला पॉइंट है एडेनिन तथा थायमिन या यूरेसिल के मध्य केवल 2 हाइड्रोजन बंध होते हैं। तो अभी मैंने आपको दिखाया था एडेनिन हमेशा डबल बॉन्ड थायमिन से जुड़ेगा, और अगर आरएनए है तो एडेनिन हमेशा डबल बॉन्ड यूरेसिल से जुड़ेगा। तो यही चीज यहां दिखाया गया है। फिर अगला है दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं में शर्करा के अणु एक दूसरे से 11 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर होते हैं। जो दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं होती हैं, चेन होती हैं, उसमें जो शुगर के मॉलिक्यूल होते हैं, शर्करा के अणु होते हैं, वे एक दूसरे से 11 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर होते हैं। फिर अगला पॉइंट है डीएनए अणु का व्यास 20 एंगस्ट्रॉम होता है। देखिए इसमें जो व्यास है ये पूरा 20 एंगस्ट्रॉम, यहां पर 20 होना चाहिए, 30 नहीं है, 20 एंगस्ट्रॉम होता है। तो इस तरह से पूरा लिख देंगे। देखिए जैसे यहां पर चित्र बनाया जाएगा बिल्कुल उसी तरह से आपको लिखना होगा। तो जितनी चीजें इसमें लिखी गई, इसकी चौड़ाई कितनी है 20 एंगस्ट्रॉम होती है, इसकी आधी चौड़ाई अगर 20 से मध्य से लिया जाए तो 10 एंगस्ट्रॉम होती है। एडेनिन हमेशा थायमिन से डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ता है, थायमिन हमेशा एडेनिन से डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ता है, ग्वानिन हमेशा साइटोसिन से ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जुड़ता है, और एक न्यूक्लियोटाइड से दूसरे न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी कितनी होती है, और इसी तरह से सारा कुछ लिख करके मेजर ग्रुप क्या है, माइनर ग्रुप क्या है, ये सब बता देंगे, बस इसकी रासायनिक संरचना हो जाती है। चलिए अगले मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन पर आते हैं। फिर देखिए अगला लॉन्ग क्वेश्चन है जैव विकास क्या है। जैव विकास के पक्ष में प्रमाण लिखिए, इनमें से किन्हीं 2 को समझाइए। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जैव विकास, इसी बार आया है, कोरोना काल में ये चैप्टर पूरा हटा हुआ था, तो अब इसमें ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अवशेषी अंग क्या हैं? मनुष्य के 4 अवशेषी अंगों का उल्लेख कीजिए। ये किस प्रकार जैव विकास को प्रमाणित करते हैं? ये क्वेश्चन जो है इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला क्वेश्चन है, और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला है। समजात एवं समृद्ध अंगों का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। देखिए चाहे इस तरह से पूछा जाए, चाहे ऐसे पूछा जाए, चाहे ये वाला आ जाए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक ही जैसे आपको लिखना है। अब इसके अलावा भी पूछा जा सकता है कि जैव विकास के पक्ष में शारीरिक या तुलनात्मक शरीर रचना से प्राप्त प्रमाणों का वर्णन कीजिए। तो चाहे ये कहा जाए चाहे ये कहा जाए, एक ही बात है। या फिर प्रमाण यहां भी पूछे गए थे। अब समजात और समृद्ध अंग अलग थे, तो ये तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है अंतर में भी। चलिए समझाते हैं। देखिए डालेंगे उत्तर। अब जिस भी प्रश्न संख्या में होगा वो प्रश्नोत्तर संख्या यहाँ पर डाल देंगे और लिखेंगे निम्न स्तर के सरल जीवों से क्रमिक परिवर्तनों द्वारा आधुनिक जटिल जीवों की उत्पत्ति को जैव विकास कहा जाता है। कहने का मतलब यह है कि जो छोटे छोटे जीव होते थे, सूक्ष्म जीव होते थे, उनको निम्न स्तर के जीव कहा जाता था। तो निम्न स्तर के सरल जीवों से
क्रमिक परिवर्तन यानी धीरे धीरे जो परिवर्तन होते गए, धीरे धीरे जो चेंजेस आते गए, तो क्रमिक परिवर्तनों के द्वारा आधुनिक जटिल जीवों की उत्पत्ति हुई और इसे ही जैव विकास कहा जाता है। यानी आजकल के जो जटिल जीव बन गए हैं, इस तरीके के जीवों का विकास धीरे धीरे क्रमिक परिवर्तन के अनुसार हुआ है, इसे ही जैव विकास कहा जाता है। यह धीमी गति से होने वाला क्रमिक परिवर्तन है। धीमी गति से कहने का मतलब यह है कि अरबों करोड़ों साल लग जाते हैं ऐसा होने में, और जैव विकास की पुष्टि निम्नलिखित प्रमाणों से होती है। जैसे पहला है अवशेषी अंगों के प्रमाण। इसमें क्या लिखेंगे? जीवधारियों के शरीर में अनेक अवशेष पाए जाते हैं या अवशेषी अंग पाए जाते हैं। पूर्वज जातियों में ये अंग क्रियाशील थे, यानी जब पूर्वज थे तो ये अंग क्रियाशील थे और उपयोगी भी थे। जीवधारियों द्वारा उपयोग ना किए जाने के कारण ये अवशेषी हो गए। अब क्या होता है कि जीवधारी धीरे धीरे करके इनका उपयोग नहीं कर रहे थे, जिसके कारण ये अंग अवशेषी बन गए, अवशेष के रूप में रह गए, इनका कोई भी कार्य नहीं रह गया है, अब अंततः विलुप्त हो जाएंगे। यानी कि धीरे धीरे कालांतर में आगे आने वाले समय में विलुप्त हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। और कुछ अवशेषी अंगों के नाम इस प्रकार हैं। देखिए, पहला है कर्ण पल्लों की पेशियां। मनुष्य के कान में अक्रिय व अवशेषी अंग कर्ण पल्लों की पेशियां होती हैं। ऐसे ही शरीर पर जो बाल होते हैं, ये बल लिखा गया है, यहाँ पर बाल होगा। शरीर पर जो बाल होते हैं ताप नियंत्रण में कोई भूमिका नहीं निभाते हैं, तो ये भी धीरे धीरे करके कालांतर में समाप्त हो जाएंगे। ऐसे ही अक्ल की दाढ़, जो अक्ल दाढ़ होती है, ये भी अवशेषी अंग होता है। तीसरा मोलर दंत है, जो अनावश्यक होता है, इसका कोई भी कार्य नहीं होता है। और इसी तरह से कृमि रूप परिशेषिका होती है। ये पहले पूर्वजों में क्या होता था कि जब वो शाकाहारी थे तो इसमें सेल्यूलोज का पाचन होता था। अब कृमि रूप परिशेषिका का कोई काम नहीं रह गया, क्योंकि मनुष्य जो है मांसाहारी हो गया है, अब इसका उपयोग नहीं रह गया, इसलिए ये अवशेषी अंग के रूप में हो गया है। फिर अगला डालेंगे जैव विकास के तुलनात्मक आकारिकी से प्रमाण। तो जंतुओं की तुलनात्मक आकारिकी के अध्ययन से ज्ञात होता है कि एक ही उत्पत्ति के अंग भिन्न भिन्न जंतुओं में आवश्यकतानुसार भिन्न भिन्न आकार के हो जाते हैं, जबकि अनेक जंतुओं में एक कार्य को करने के लिए विकसित विभिन्न प्रकार के अंगों की उत्पत्ति समरूपता दिखाती है। कहने का मतलब यह है कि कोई जैसे जंतु है तो उसकी किसी अंग की उत्पत्ति वहीं से हुई है, लेकिन वो कार्य दूसरी तरीके का करता है। इन्हीं के बारे में है समजात अंग क्या होते हैं और समरूप अंग क्या होते हैं। तो पहले समजात अंग को समझा देते हैं कि समजात अंग हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे कुछ संरचनाएं ऐसी होती हैं जो उत्पत्ति तथा मूल रचना में समान होती हैं। उत्पत्ति में समान है, मूल रचना में समान है, यानी देखने में बिल्कुल एक ही जैसी हैं, परंतु कार्य के अनुसार उनकी बाह्य रचना में भिन्नता आ गई है। यानी कार्य भिन्न है, उत्पत्ति और मूल रचना में समान है, लेकिन कार्य भिन्न है। उन्हें ही समजात अंग कहा जाता है, होमोलॉगस ऑर्गन कहा जाता है। ऐसी संरचनाओं को ही क्या कहते हैं? समजात अंग कहते हैं, और उनकी समानता को समजातता कहा जाता है। जैसे सील के फ्लीपर, पक्षी के पंख, चमगादड़ के पंख, घोड़े की अगली टांगे, मनुष्य के हाथ की उत्पत्ति मूल रचना में समान है, लेकिन कार्य में भिन्न है। कैसे? तो मनुष्य के जो हाथ हैं ये अन्य कामों के लिए होते हैं, जबकि अगर घोड़े से इसकी तुलना की जाए तो घोड़ा दोनों यानी चारों उपांगों से चलने का कार्य ही करता है। देखिए, इस तरह से अच्छा सा चित्र भी आपको बना देना है और उसका नामांकन भी कर देना है। तो सील का फ्लीपर तैरने के लिए होता है, पक्षी तथा चमगादड़ के पंख उड़ने के लिए होते हैं, घोड़े की टांगे दौड़ने के लिए, और मनुष्य के हाथ वस्तु को पकड़ने के अनुकूल होते हैं। मैंने अभी आपको यही समझाया भी था। फिर अगला है समवृत्ति अंग। तो वे अंग जो समान कार्य करते हैं परंतु उत्पत्ति एवं मूल रचना में भिन्न होते हैं। कार्य समान है लेकिन उत्पत्ति और मूल रचना में भिन्न है, बिल्कुल उसी के उल्टा है, समवृत्ति अंग कहलाते हैं। इनकी इस समरूपता को समवृत्तता कहा जाता है। जैसे कीटों, विलुप्त सरीसृप, टेरोडक्टाइल पक्षियों तथा चमगादड़ के पंख उड़ने का कार्य करते हैं, लेकिन ये उत्पत्ति और मूल रचना में भिन्न होते हैं। देखिए, इस तरह से इन चित्रों को भी आप दिखा देंगे, बना देंगे, और इसके बाद हम डालेंगे जीवाश्मिकी से प्रमाण। तो जीवाश्म भूपटल की चट्टानों से प्राचीन काल जीवधारियों के अवशेष प्राप्त होते हैं, इन्हें जीवाश्म कहा जाता है। जीवाश्मों की आयु की गणना चट्टानों में पाए जाने वाले रेडियोधर्मी तत्वों
और इनके समस्थानिक के आधार पर की जाती है। इस तरह से लिख देंगे कि बाद में भ्रौणकी से प्रमाण बता देंगे और इतना सारा लिख देंगे। फिर अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डार्विन के जैव विकास संबंधित सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। तो डार्विन के सिद्धांत क्या हैं, या डार्विनवाद किसे कहा जाता है, या डार्विन के प्राकृतिक चयनवाद का सिद्धांत का वर्णन कीजिए, या डार्विन के विकासी परिकल्पना का सिद्धांत बताइए। सब एक ही क्वेश्चन है, एक ही आंसर लिखना होगा। तो लिखेंगे इसका आंसर लिखेंगे, चार्ल्स डार्विन ने सन 1859 में अपनी पुस्तक प्राकृतिक चयन द्वारा जातियों की उत्पत्ति में अपने सिद्धांतों की व्याख्या की। क्या क्या व्याख्या किया था, चलिए बताते हैं। पहला बताया कि जीवों में संतानोत्पत्ति की प्रचुर क्षमता होती है। जो जीव होते हैं उनमें संतान उत्पन्न करने की बहुत ही ज्यादा क्षमता होती है। प्रत्येक जीव में अपनी जाति को बनाए रखने के लिए संतानोत्पत्ति की अपार क्षमता होती है। इसके फलस्वरूप पृथ्वी पर जीवों की इन जातियों की आबादी या समष्टि लगभग निश्चित तथा संतुलित रहती है। फिर दूसरा होता है जीवन संघर्ष। तो सभी जीव जीवित रहने के लिए संघर्ष करते हैं। भोजन, आवास तथा उचित वातावरण के लिए जीवधारियों में जीवन संघर्ष होता है। जीवन संघर्ष सजातीय, अंतरजातीय तथा वातावरणीय होता है। फिर अगला डालेंगे विभिन्नताएं और उनकी वंशागति। तो समरूप जुड़वा बच्चों को छोड़कर एक ही जोड़े से उत्पन्न एक ही जाति के सभी सदस्य समान नहीं होते हैं। अगर जुड़वा बच्चों को छोड़ दिया जाए तो एक ही जोड़े से उत्पन्न एक जाति के सभी सदस्य जो होते हैं एक जैसे नहीं होते हैं, समान नहीं होते हैं। इनमें कुछ न कुछ विभिन्नताएं अवश्य होती हैं, कुछ न कुछ वेरिएशंस अवश्य होते हैं। विभिन्नताएं लाभदायक भी हो सकती हैं और हानिकारक भी हो सकती हैं। लाभदायक विभिन्नता वाले जीवधारी जीवन संघर्ष में सफल होते हैं। जिनमें लाभदायक वेरिएशंस होते हैं वे जीवन संघर्ष में सफल हो जाते हैं और लाभदायक विभिन्नताएं संतानों में वंशागत हो जाती हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चली जाती हैं। फिर अगला है योग्यतम की उत्तरजीविता तथा प्राकृतिक चयन। तो किसी जाति विशेष के वे जीव जो प्रकृति में सफलतापूर्वक अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं और स्वस्थ संतानें उत्पन्न करके अपने वंश या जाति को चलाने में सबसे अधिक सहायता देते हैं। डार्विनवाद के अनुसार ऐसे ही योग्यतम जीवों का प्रकृति चयन करती है। लाभदायक लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होते हैं। पांचवा पढ़ लिखेंगे, वातावरण में निरंतर परिवर्तन। जीवधारी निरंतर वातावरण से प्रभावित होते रहते हैं। वातावरणीय दशाओं से प्रभावित होने के कारण विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं और विभिन्नताओं के कारण जीवधारी स्वयं को वातावरण से अनुकूलित किए रहते हैं। जो जीवधारी स्वयं को वातावरण के अनुकूल नहीं बना पाते, नष्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं। डार्विन ने इसे प्राकृतिक चयन कहा, यानी प्रकृति का चयन कहा। यानी कहने का मतलब यह है कि कोई भी जीवधारी अगर उस वातावरण के अनुकूल हो जाता है तो वो जीवित रहता है और अगर अनुकूल नहीं बन पाता है तो वो मर जाता है। और आपको बता दें कि डार्विन ने इसे प्राकृतिक चयन तथा हार्बर्ट स्पेंसर ने इसे योग्यतम की उत्तरजीविता कहा था। और फिर अंतिम हेडिंग डालेंगे, नई जाति की उत्पत्ति। तो डार्विन के अनुसार जीवों की जितनी भी जातियां हैं सभी प्राकृतिक चयन के फलस्वरूप ही उत्पन्न हुई हैं। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, व्यसन से आप क्या समझते हैं? प्रमुख नशीले पदार्थों के नाम एवं उनके प्रभाव का वर्णन कीजिए। यानी व्यसन किसे कहते हैं और प्रमुख नशीले पदार्थों के नाम और उनके प्रभावों का वर्णन करना है। अगर इस तरह से प्रश्न नहीं पूछा जाता है तो पूछा जा सकता है व्यसन क्या है, किशोरावस्था में बढ़ते व्यसनों के कुप्रभाव क्या हैं, उनकी रोकथाम पर टिप्पणी लिखिए। तो लिखेंगे, किसी रासायनिक पदार्थ की लत लग जाना ही व्यसन है। कोई भी रासायनिक पदार्थ है, ड्रग्स है, उसकी लत लग जाना ही क्या कहलाता है? व्यसन कहलाता है। अब नशीले पदार्थों के नाम व प्रभाव, तो एल्कोहल, जो एल्कोहल है सामान्य रूप से शराब या मदिरा के नाम से भी जाना जाता है। यानी एल्कोहल को चाहे शराब कहो चाहे मदिरा कहो, एल्कोहल ही होता है। यह विश्व में सबसे अधिक प्रयोग में लाया जाने वाला मादक पेय पदार्थ होता है। यह रासायनिक रूप से एथिल एल्कोहल है। रासायनिक रूप से अगर इसको देखा जाए तो एथिल एल्कोहल होता है। और फिर दूसरा लिखेंगे, एल्कोहल ड्रग्स के तत्कालीन प्रतिकूल प्रभाव, गलत व्यवहार, बर्बरता और हिंसा के रूप में व्यक्त होता है। फिर अगले लिखेंगे, इनकी अत्यधिक मात्रा के सेवन से श्वसन घात हो सकता है।
अल्कोहल, ड्रग्स के प्रभाव से एकाकीपन, अवसाद, थकावट, आक्रमणशीलता और विद्रोही व्यवहार, परिवार और मित्रों से बिगड़ते संबंध, सोने और खाने की आदतों में परिवर्तन, भूख और वजन का घटना बढ़ना आदि इसके प्रभाव होते हैं। इस तरह से पूरा ये लिख देंगे और इसके बाद डालेंगे ड्रग्स एवं नशीली दवाएं। तो इनके बारे में थोड़ा सा आपको लिखना होगा, जैसे साइकोट्रॉपिक जो औषधियां होती हैं, इन सब चीजों को बताना होगा। तो जिन रासायनिक पदार्थों का उपयोग रोगों के निदान, निवारण और उपचार के लिए किया जाता है उन्हें ही औषधियां कहा जाता है। अब ड्रग्स और नशीली दवाओं में जैसे चरस है, गांजा है, हशीश है, ये सब आते हैं। तो इनको लेते रहने से औषधि व्यसन हो जाता है। और इसके बाद अब तंबाकू के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। तो देखिए डालेंगे तंबाकू, इसका प्रयोग सर्वप्रथम अमेरिका में रेड इंडियन ने किया था। तो इस तरह से जो तंबाकू होता है उसमें निकोटिन नामक एल्कलाइड पाया जाता है। निकोटिन जो होता है बहुत ही विषैला जहरीला पदार्थ होता है एक तरीके का। और आपको बता दें कि इसके अंश मात्र से ही किसी की मृत्यु भी हो सकती है। और इसका प्रयोग तंबाकू में, सिगरेट में, बीड़ी में, हुक्के में आदि किया जाए। तो इस तरह से इतना सारा लिख देंगे और इसके बाद में फिर डालेंगे इस क्वेश्चन की अंतिम हेडिंग, नशीले पदार्थों एवं अल्कोहल की रोकथाम और उपचार। तो बच्चे का लालन पालन पोषण ठीक से होना चाहिए। अगर नशीले पदार्थों से बच्चों को बचाना है तो लालन पालन पोषण ठीक से हो, अनावश्यक दबाव से बचें, शिक्षा व परामर्श लें और फिर माता पिता व सहकर्मियों से सलाह लेना चाहिए। चलिए अगले लॉन्ग क्वेश्चन पर आते हैं। फिर अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, मानव कल्याण के लिए सूक्ष्म जीवों के उपयोग का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। मानव के कल्याण के लिए जो सूक्ष्म जीव हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इनके यूजेस का उदाहरण सहित, एग्जाम्पल सहित वर्णन करना है। अथवा इसी क्वेश्चन को पूछा जा सकता है कि मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवों के महत्व का संक्षेप में वर्णन कीजिए। या फिर ऐसे पूछा जा सकता है कि मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवों की भूमिका पर एक निबंध लिखिए। तो देखिए इसका उत्तर डालेंगे, जिस भी प्रश्न संख्या में होगा तो प्रश्नोत्तर संख्या डालेंगे और डालने के बाद लिखेंगे सूक्ष्म जीव मानव कल्याण में निम्नलिखित प्रकार से सहायक होते हैं। पहली हेडिंग डालेंगे दुग्ध एवं डेयरी उद्योग में। तो देखिए दुग्ध के सूक्ष्म जीव किण्वन के द्वारा अनेक उत्पादों जैसे दही, बटर, मिल्क, चीज, क्यूमिस, केफिर आदि का निर्माण करते हैं। यानी दूध एवं डेयरी उद्योग में मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव जो हैं ये दही बनाने का भी काम करते हैं, बटर, मिल्क, चीज आदि ये सब जो पदार्थ होते हैं इनको बनाने में हेल्प करते हैं। किण्वन लैक्टोबैसिलस जीवाणुओं के द्वारा किया जाता है। जो किण्वन है, फर्मेंटेशन है, ये लैक्टोबैसिलस जीवाणुओं के द्वारा किया जाता है। ये जीवाणु दुग्ध में उपस्थित लैक्टोज शर्करा को लैक्टिक अम्ल में बदल देते हैं। और जो लैक्टोबैसिलस जीवाणु होते हैं ये क्या करते हैं, दूध में जो लैक्टोज शर्करा पाई जाती है उसको लैक्टिक अम्ल में चेंज कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। दुग्ध क्रीम का उत्पादन स्ट्रेप्टोकोकस क्रीमोरिस या स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस जीवाणु से होता है। और जो दूध की क्रीम बनती है वो स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस से बनती है। और इसके बाद फिर दूसरा है किण्वन। तो किण्वन में विभिन्न प्रकार की चटनी का निर्माण मांस के हेट्रोलैटिक अम्ल किण्वन के द्वारा किया जाता है। यानी कि जो किण्वन होता है इसमें क्या है, विभिन्न प्रकार की जो चटनी बनाई जाती है इनका निर्माण मांस के हेट्रोलैटिक अम्ल किण्वन के द्वारा होता है। और पेक्टिनेज तथा प्रोटीएस बोतल रस को साफ करने के काम भी आते हैं। और फिर तीसरा लिखेंगे डबल रोटी। तो डबल रोटी बनाने हेतु गुथे हुए आटे में ईस्ट कोशिकाएं किण्वन हेतु डाली जाती हैं। जो डबल रोटी बनाया जाता है तो जो गुथा हुआ आटा होता है उसमें ईस्ट की कोशिकाएं किण्वन के लिए डाली जाती हैं। ईस्ट कोशिकाएं श्वसन के दौरान CO2 गैस निकालती हैं। यानी जो ईस्ट कोशिकाएं होती हैं जब श्वसन करती हैं तो उस दौरान CO2 गैस का उत्पादन करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालती हैं, जिसके फलस्वरूप छिद्रों का निर्माण हो जाता है। यानी इसी के कारण CO2 के कारण छिद्र उसमें हो जाते हैं, बहुत सारे छिद्र बन जाते हैं। अगला है प्रतिजैविक निर्माण। तो सूक्ष्म जीवों से विभिन्न प्रकार के एंटीबायोटिक्स उत्पन्न होते हैं। जो सूक्ष्म जीव हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, इनसे विभिन्न प्रकार के एंटीबायोटिक्स उत्पन्न किए जाते हैं, प्रतिजैविक बनाए जाते हैं, जो अन्य सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकते हैं
ये प्रतिजैविक कवकों, जीवाणु आदि से प्राप्त होते हैं। किन किन से? कवक से, जीवाणु से आदि प्राप्त होते हैं, जैसे पेनिसिलिन है, नियोमाइसिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, एरिथ्रोमाइसिन है आदि। फिर लिखेंगे औद्योगिक महत्व। तो विभिन्न प्रकार के सूक्ष्मजीव अपने एंजाइमों की सहायता से किण्वन की प्रक्रिया के द्वारा पदार्थों का निर्माण करते हैं और इनका उपयोग असंख्य जीवनोपयोगी दवाओं के निर्माण में किया जाता है, जो विभिन्न प्रकार के रोगों की रोकथाम, निदान आदि में सहायक होती हैं। एंटीबायोटिक, स्टेरॉइड, वैक्सीन आदि इसके उदाहरण होते हैं। जो औषधि, जो औद्योगिक महत्व है, इसमें एंटीबायोटिक, स्टेरॉइड, वैक्सीन आदि इसके उदाहरण है। असंख्य मानव प्रोटीन ऐसे हैं जिन्हें पुनर्योगज डीएनए तकनीक का उपयोग करके संश्लेषित किया गया है। यानी बहुत से मानव प्रोटीन ऐसी है जिसको पुनर्योगज डीएनए तकनीक के माध्यम से बनाया गया है। फिर अगला है ऊर्जा स्रोतों के रूप में। तो सूक्ष्म जीवों के द्वारा संश्लेषित ईंधन विश्व भर में ऊर्जा की कमी को पूरा करता है। जो सूक्ष्म जीव हैं, इनके द्वारा बनाया गया ईंधन पूरे विश्व में ऊर्जा की कमी को पूरा करता है। मीथेन, एथेनॉल, हाइड्रोजन, बायोगैस, हाइड्रोकार्बन आदि इसके उदाहरण हैं। जो मीथेन है, एथेनॉल है, हाइड्रोजन है, बायोगैस है, हाइड्रोकार्बन है आदि इसके उदाहरण होते हैं, जिनका संश्लेषण सूक्ष्म जीवों द्वारा किया जाता है। यानी ये सभी पदार्थ सूक्ष्म जीवों की सहायता से ही बनाए जाते हैं। बायोगैस संयंत्र द्वारा उत्पन्न बायोगैस को सामान्यतः गोबर गैस भी कहा जाता है। और जो बायोगैस संयंत्र है, इसके द्वारा जो बायोगैस बनती है, इस बायोगैस को सामान्य रूप से गोबर गैस भी कहा जाता है। और फिर सातवां है कृषि क्षेत्र में। तो विभिन्न सूक्ष्म जीवों का उपयोग जैव उर्वरकों के रूप में किया जाता है। जो विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव होते हैं, इनका उपयोग जैव उर्वरकों के रूप में किया जाता है। ये अपनी जैविक क्रियाओं के द्वारा पोषक पदार्थों की मात्रा में वृद्धि करके पादपों की वृद्धि के लिए उत्तरदायी होते हैं। नाइट्रोजनी जैव उर्वरक वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकृत कर देते हैं, जो पादपों द्वारा उपयोग की जाती है। उदाहरण के लिए राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, एसिटोबैक्टर और नीलहरित एजोला आदि आते हैं। पारिस्थितिक तंत्र को परिभाषित कीजिए। एक तालाब पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न जैवीय तथा अजैवीय घटकों का वर्णन कीजिए। तालाब के होना चाहिए, अथवा लगा है। अगर इस तरह से नहीं पूछा जाता है तो ऐसे पूछा जा सकता है कि एक तालाब के पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य श्रृंखला के जीवधारियों के क्रम को दर्शाइए। तो चाहे कहा जाए तालाब का पारिस्थितिक तंत्र, चाहे उसके जैविक और अजैविक घटकों। तो आइए आपको बहुत ही अच्छी तरीके से चित्रों के माध्यम से इसको समझा देते हैं। देखिए, हेडिंग डालेंगे। देखिए, जो भी उत्तर संख्या होगी, पहले उत्तर संख्या डाल लेंगे और उत्तर संख्या डालने के बाद में हेडिंग डालेंगे तालाब का पारितंत्र या तालाब का पारिस्थितिक तंत्र। देखिए, कोई भी पारिस्थितिक तंत्र हो तो उसमें जैविक घटक होते हैं और अजैविक घटक होते हैं। यानी कि जैविक और अजैविक घटकों से मिलकर पारिस्थितिक तंत्र बने होते हैं। अब यहाँ पर तालाब है तो इसमें भी जैविक घटक होंगे और अजैविक घटक होंगे। तो तालाब के पारितंत्र में जैविक तथा अजैविक घटक होते हैं। तो अब पहले जैविक घटकों को बता देते हैं। तो हेडिंग डालना कि जैविक घटक। देखिए, जैविक घटकों के अंतर्गत मुख्य रूप से उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक आते हैं। और अपघटक, तो जो जैविक घटक होंगे इसके अंतर्गत कौन कौन आएगा? उत्पादक आएगा, उपभोक्ता आएगा और अपघटक आएगा। उत्पादक वो होता है जो उत्पन्न करता है, खाद्य पदार्थ बनाता है, जैसे पेड़ पौधे। तो हरे पेड़ पौधे ही इस संसार में उत्पादक होते हैं। और उपभोक्ता वो होते हैं जो उत्पादकों द्वारा बनाए गए भोजन पर निर्भर रहते हैं या उन पर निर्भर रहते हैं, उपभोक्ता कहलाते हैं। और जो अपघटक होते हैं, ये उत्पादक और उपभोक्ता को खत्म करने का कार्य करते हैं। जब वो मर जाते हैं, वो समाप्त हो जाते हैं, तो उसका अपघटन करते हैं। तो ये जैविक घटक के अंतर्गत उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक आएंगे। अब एक एक करके तीनों के बारे में बताते हैं। तो पहले उत्पादक के बारे में जान लेते हैं, फिर उपभोक्ता बताएंगे और फिर अपघटक बताएंगे। अब पहली हेडिंग डालना उत्पादक। तो पादप प्लवक, शैवाल जैसे स्पाइरोगायरा है, वालवॉक्स है, यूलोथ्रिक्स है, डायटम्स है आदि, टेरिडोफाइट्स हैं जैसे एजोला है, साल्विनिया है आदि, बहुत सारे जो पादप होते हैं, ये सभी पादप प्लवक उत्पादक होते हैं। चूंकि एक तालाब का पारितंत्र है
तो तालाब के परितंत्र में जो पादप प्लवक होंगे, चाहे वो शैवाल हो, स्पायरोगायरा हो शैवालों में, या फिर टेरिडोफाइट्स में, या फिर एल्जोला हो, आवृतबीजी पौधों में लेमना हो, वोल्फिया हो, जो भी पौधे पाए जाते हैं, जो भी हरे पौधे होते हैं, वो सब उत्पादक होते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि हरे पादप उत्पादक का कार्य करते हैं, प्रोड्यूसर का कार्य करते हैं, और चूंकि ये उत्पादक होते हैं, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से स्वयं भोजन का निर्माण कर लेते हैं, इसीलिए इन्हें स्वपोषी भी कहा जाता है। तो ये उत्पादक के बारे में इस तरह से आपको लिखना होगा। अब इसमें देखिए और भी कई सारे पेड़ पौधों के नाम बताए हैं जो तालाब में पाए जाते हैं। उथले जल में कौन पाया जाता है? निम्फिया पाया जाता है, ट्रॉपा है, जूसिया है, आदि जड़ वाले पौधे मिलते हैं। तो इस तरह से आप बता देंगे। और तालाब के किनारों पर रेननकुलस है, टाइफा है, आदि उभयचर पादप भी पाए जाते हैं। अब देखिए उत्पादक तो हो गया, अब डालेंगे उपभोक्ता, क्योंकि जो जैवीय कारक थे उसमें दो चीजें थी, उत्पादक और उपभोक्ता। उत्पादक बता दिया, उपभोक्ता डालेंगे दूसरा। तो प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता, क्योंकि उपभोक्ता जो होते हैं ये मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय उपभोक्ता। तो प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता छोटे जो कीट होते हैं, एनिलिड्स हैं, मोलस्क जो होते हैं, अमीबा है, टैडपोल लार्वा आदि जो होते हैं, ये प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता होते हैं। तो इस तरह से लिख देंगे कि ये शाकाहारी होते हैं। जो प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता हैं ये शाकाहारी होते हैं। शाकाहारी इसलिए क्योंकि ये पेड़ पौधों द्वारा बनाए गए भोजन पर ही निर्भर रहते हैं। तो देखिए इस तरह से एक तालाब का पारितंत्र आपको बनाना होगा। इस तरह से एक तालाब का पारितंत्र आप बना देंगे और उसका नामांकन कर देंगे। बढ़िया खूब अच्छे से बनाइएगा, लेकिन आप लोगों को पेंसिल से ही वहां पर बनाना है, कलर का प्रयोग नहीं करना है। पेंसिल से बनाइएगा। आप चाहें तो बाद में यदि आपके पास समय बचता, वैसे तो समय बचेगा ही नहीं, लेकिन अगर समय बचता है तो आप पेंसिल कलर का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन पेन कलर का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से बहुत ही अच्छा सा आप पेंसिल से चित्र बना लेंगे। आप देखिए डालेंगे द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता, तो ये शाकाहारी पर निर्भर रहते हैं, यानी ऐसे जीव जंतु जो प्राथमिक उपभोक्ताओं को खाते हैं उन्हें ही द्वितीय को श्रेणी के उपभोक्ता कहा जाता है। जो शाकाहारी जंतुओं पर निर्भर रहते हैं या शाकाहारी जंतुओं को ही खाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता कहा जाता है। जैसे भृंग कीट है, छोटी मछलियां हैं, मेढक है आदि होते हैं। फिर है तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता, तो ये मांसाहारी पर निर्भर रहते हैं। जो तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता हैं ये मांसाहारी पर निर्भर रहते हैं। कहने का मतलब ये मांस को खाते हैं, दूसरे जीवों को मारकर खाते हैं। जैसे बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती हैं। तो ये उच्चतम श्रेणी के उपभोक्ता होते हैं। अब देखिए तीसरा है अपघटक, तो ये मुख्य रूप से जीवाणु व कवक हैं। जो अपघटक होते हैं, अपघटनकर्ता होते हैं, ये मुख्य रूप से सूक्ष्म जीव होते हैं। अपघटनकर्ता क्या है? तो मुख्य रूप से सूक्ष्म जीव होते हैं, यानी जीवाणु और कवक होते हैं, जो मृत व उत्पादक उपभोक्ता पर निर्भर रहते हैं। मृत पदार्थों पर या उत्पादक और उपभोक्ता पर निर्भर रहते हैं। ये जटिल कार्बनिक पदार्थों से कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस आदि मुक्त करते हैं। जो जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनसे कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस आदि मुक्त करते हैं। जल में फिर से खनिज उपलब्ध कराते हैं। जो जल है उसमें फिर से खनिज उपलब्ध करवाते हैं, जिन्हें कच्चे माल के रूप में उत्पादक फिर से उपयोग करते हैं। और इन्हीं खनिज पदार्थों को कच्चे माल के रूप में जो पौधे होते हैं, जो उत्पादक होते हैं तालाब में, वे फिर से उपयोग कर लेते हैं। अब देखिए अब देखिए जैविक कारक तीनों हो गए हैं, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। अब अजैविक कारक लिखेंगे। तो तालाब में NCA, PO4, अमीनो अम्ल, पानी में O2, CO2 आदि मिलते हैं। और इसके अलावा पोषक तत्व भी जल में घुले होते हैं, वो भी अजैविक घटक ही होते हैं। इनके अतिरिक्त जीवन को प्रभावित करने वाले घटक ताप, प्रकाश, जल और इसका pH मान, रासायनिक संगठन, ये भी सब क्या होते हैं? अजैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरह से एक तालाब का पारतंत्र हो जाएगा। चलिए अगले मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन पर आते हैं। फिर अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैव विविधता से आप क्या समझते हैं? जैव विविधता की क्षति के क्या कारण हैं? जैव विविधता संरक्षण की 2 विधियों को समझाइए। या तो इस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जरूर आएगा। अथवा पूछा जा सकता है कि किसी भौगोलिक क्षेत्र में जाति क्षति के मुख्य कारण, तो जैव विविधता क्षति के कारण बताना है। अथवा पूछा गया कि संकटग्रस्त जातियों से आप क्या समझते हैं? संरक्षण के लिए किए गए विभिन्न उपायों का वर्णन कीजिए। तो देखिए जो संरक्षण की विधियां हैं ये, और जैव विविधता की परिभाषा पूछा है, और संकटग्रस्त जातियों की परिभाषा पूछा है। अथवा पूछा जा सकता है जीव मंडल आरक्षियों व राष्ट्रीय उद्यान का विवरण दीजिए। या फिर कह सकते हैं कि
जैव विविधता से आप क्या समझते हैं, इसके संरक्षण की विभिन्न विधियों का विस्तार से वर्णन कीजिए। या फिर पूछा जाता है कि जैव विविधता से आप क्या समझते हैं या क्या तात्पर्य है, स्वस्थानीय व बाह्य स्थानीय संरक्षण की व्याख्या दीजिए। तो चलिए इस पूरे क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरीके से सरल भाषा में आपको समझा देते हैं। देखिए सबसे पहले जैव विविधता हेडिंग डालेंगे, जो प्रश्नोत्तर संख्या होगी वो प्रश्नोत्तर संख्या आप डाल लेना, फिर जैव विविधता हेडिंग डालना, क्योंकि परिभाषा इसकी लिखना है। तो जैविक संगठन के विभिन्न स्तरों पर पाई जाने वाली विभिन्नता को जैव विविधता कहा जाता है। कहने का मतलब यह है कि कोई भी पारतंत्र है, कोई भी जीवोम है, उसमें पारस्परिक जो निर्भरता होती है, जो अंतः क्रियाएं होती हैं, चाहे वो पादप हो, चाहे वो जंतु हो, चाहे वो सूक्ष्म जीव हो, जो विभिन्न जीवों के बीच में पारस्परिक क्रियाएं होती हैं, उसे ही जैव विविधता कहा जाता है। जैसे मान लीजिए तालाब है, तालाब में जल भरा हुआ है, तो अब इसमें कौन कौन से जीव होंगे, मछलियां होंगी, विभिन्न प्रकार की मछलियां होंगी, अन्य कीड़े मकोड़े होंगे और पौधे भी होंगे। तो इनके बीच जो पारस्परिक निर्भरता होती है, एक दूसरे के ऊपर जो निर्भर रहते हैं, तो इसे क्या कहा जाता है, जैव विविधता कहा जाता है। यानी कि जीव विभिन्न प्रकार के होते हैं, तो इसलिए कहा गया कि जैविक संगठन के विभिन्न स्तरों पर पाई जाने वाली विभिन्नता को जैव विविधता कहा जाता है। और अगर इसके स्तर पूछे जाएं, चाहे स्तर कहे चाहे जैव विविधता के घटक कहे, तो एक ही बात होती है। तो स्तर या घटक को देख लेते हैं। तो आनुवांशिक विविधता, जातीय विविधता और पारिस्थितिक विविधता, ये जैव विविधता के विभिन्न स्तर होते हैं या घटक होते हैं या कंपोनेंट होते हैं। पहली हेडिंग डालेंगे आनुवांशिक विविधता। तो एक ही जाति आनुवांशिक स्तर पर अपने वितरण क्षेत्र में विविधता दर्शाती है। अगर एक कोई जाति है तो आनुवांशिक स्तर पर अपने जो वितरण क्षेत्र होता है उसमें विविधता दर्शाती है। जैसे हमारे देश में धान की लगभग 50,000 जातियां तथा आम की लगभग 1,000 से अधिक आनुवांशिक रूप से भिन्न जातियां हैं। कहने का मतलब यह है कि जैसे आम को ले लो, तो आम की हमारे देश में लगभग 1,000 से अधिक जातियां हैं और वो आनुवांशिक रूप से भिन्न हैं, आनुवांशिक रूप से अलग अलग जातियां हैं। तो ये आनुवांशिक विविधता हो गई। फिर दूसरा है जातीय विविधता। तो यह विविधता जातीय स्तर पर मिलती है। जो जातीय विविधता है ये जातीय स्तर पर मिलती है और पश्चिमी घाट पर मिलने वाले उभयचर जंतुओं की जातियों की जो विविधता है पूर्वी घाट की तुलना में अधिक होती है। पारिस्थितिक विविधता, तो यह विविधता पारितंत्र स्तर पर मिलती है। जो पारिस्थितिक विविधता है यह विविधता पारितंत्र स्तर पर मिलती है। जैसे तालाब वाला बताया था, जैसे रेगिस्तान के वर्षा वन है, मैनग्रोव वन है, भूमि है, जो नदमुख है आदि में जो विभिन्नताएं होती हैं। अब चलिए जैव विविधता क्षति के कारण बता देते हैं और इसके बाद फिर संरक्षण की विधियां समझाएंगे। हेडिंग डालेंगे जैव विविधता की क्षति के कारण। तो पहला है कारण आवासीय क्षति। मानव जनसंख्या में वृद्धि के कारण जीवों के प्राकृतिक आवासों का नाश हुआ है। जो मानव जनसंख्या है बढ़ रही है, लगातार जनसंख्या विस्फोट होता जा रहा है, जिसके कारण क्या हुआ है कि जीवों के प्राकृतिक आवासों का नाश हो गया है। जीव जहां पर रह रहे थे उनके प्राकृतिक आवास कम हो रहे हैं, खत्म हो गए हैं। मानव अपने लिए आवास, भोजन, पशुओं के लिए चारागाह की व्यवस्था करता है। अब कैसे खत्म हो गए हैं, तो मानव जो है ये अपने लिए घर बनाता है, तो पेड़ पौधों को काट दिया, वहां पर घर बना लिया, या भोजन के लिए पेड़ पौधों को काटता है, या पशुओं को चराने के लिए सारे वहां पर चारागाह वगैरह बना लेता है, वहां पर पशुओं को चराता है। तो इस तरह से जो आवासीय क्षति है उनके आवास नष्ट हो जाते हैं, जिससे जैव विविधता में कमी आई है। फिर अगला है भोजन एवं सुरक्षा का अतिदोहन। भोजन और सुरक्षा का अतिदोहन मतलब मनुष्य वन्य प्राणियों का मांस खाने के लिए, जो मनुष्य है ये जंगली जंतुओं का मांस खाने के लिए शिकार करता है। जैसे भोजन के लिए है तो जंगली जंतुओं को मारकर खाता है, उनका शिकार करता है। इस कारण कई वन्य प्राणी विलुप्त हो गए हैं। जैसे डोडो पक्षी था तो उसको मारकर खाते थे तो वो विलुप्त हो गया है। शेर, सांप, घड़ियाल आदि को मानव डर के कारण मार देता है। जो ये जंतु हैं, चाहे वो शेर हो, चाहे सांप हो, चाहे घड़ियाल हो, तो डर के मारे इनको मार देता है। इसी कारण जैव विविधता में कमी आई है। फिर अगला है विदेशी जातियों का अतिक्रमण। हम लोग पढ़ रहे हैं जैव विविधता की क्षति के कारण, जिसमें से तीसरा है विदेशी जातियों का अतिक्रमण। तो बहुत सी विदेशी जातियां पर्यावरण में उपस्थित प्राकृतिक जातियों का भक्षण करके उन्हें समाप्त कर देती हैं। बहुत सी ऐसी विदेशी जातियां हैं जो पर्यावरण में, हमारे वातावरण में
उपस्थित जो प्राकृतिक जातियों का भक्षण कर डालती हैं, इस तरह से वो खत्म हो जाती हैं। इन विदेशी जातियों से हमारी देसी जातियां समाप्त हो रही हैं। और इसके बाद हम डालेंगे शिकार। तो मनुष्य अपने मनोविनोद के लिए वन्य जंतुओं का शिकार करता है। जो मानव है, जो मनुष्य है, ये अपने मनोविनोद के लिए जंगली जंतुओं का शिकार करता है। कुछ वन्य जंतुओं को वह आर्थिक लाभ के लिए भी मारता है। आर्थिक लाभ के लिए उनको मार देता है। जैसे आर्थिक लाभ में क्या क्या, कस्तूरी मृग को कस्तूरी के लिए मार देता है, कस्तूरी पाने के लिए कस्तूरी मृग को मार डालता है। हाथी को उसके दांत के लिए, यानी हाथी दांतों के लिए हाथी को मार देता है। तो शिकार के द्वारा भी जैव विविधता खत्म हो रही है। और फिर अगला है सह विलुप्तता। ये क्या है? सह विलुप्तता। तो जब कोई जाति विलुप्त होती है तब उस पर आश्रित दूसरे जीव भी विलुप्त होने लगते हैं। कोई भी जाति है अगर विलुप्त हो रही है तो उस पर जितने भी आश्रित जीव होंगे वे सभी विलुप्त होने लगते हैं। और फिर अगला है मानव जनसंख्या वृद्धि के कारण। चूंकि जनसंख्या बढ़ रही है, विस्फोट बढ़ रहा है, अभी मैंने आपको आवासीय छत में बताया भी था, तो मानव ने अपने लाभ के लिए आधे से अधिक वनों को नष्ट कर दिया है, ज्यादा से ज्यादा वनों को काट डाला है। तो वनों को काटने से भी, यानी वनों को साफ करके खेती करता है, रहने के लिए स्थान बनाता है, उद्योग बनाता है, सड़कें बनाता है, रेल मार्ग बनाता है, हवाई अड्डे बनाता है, तो इस तरह से वन कटते चले जा रहे हैं। तो जैव विविधता क्षति के मुख्य कारण मानव भी हैं। देखिए हेडिंग डालेंगे जैव विविधता संरक्षण की विधियां। तो जैव विविधता संरक्षण की दो प्रमुख विधियां हैं, स्वास्थानीय संरक्षण और बाह्य स्थानीय संरक्षण। स्वास्थानीय संरक्षण, तो देखिए स्वास्थानीय संरक्षण में होता क्या है पहले बता देते हैं कि जैसे कोई यहाँ पर पेड़ है, कोई यहाँ पर जंतु है, तो कोई भी पेड़ पौधा जंतु जीव जंतु रह रहा है तो उसको उसी स्थान पर संरक्षण दिया जाए, जहां पर वो रह रहा है वहीं पर उसको संरक्षित किया जाए, तो इसे स्वास्थानीय संरक्षण कहा जाता है। देखिए इस विधि द्वारा पौधों व जंतुओं को उनके प्राकृतिक आवासों जैसे वनों, चारागाहों, मैदानों आदि में संरक्षण दिया जाता है। इसीलिए उनके प्राकृतिक क्षेत्रों को राष्ट्रीय उद्यान, पशु विहार, जीव मंडल, वन्य जीव अभयारण्य का रूप दिया गया है। अधिकतम सुरक्षा के लिए जैव विविधता हॉटस्पॉट भी बनाए गए हैं। तो ये स्वास्थानीय संरक्षण हो जाएगा। तो बाह्य स्थानीय संरक्षण में इस विधि में संकटग्रस्त जीवों को उनके प्राकृतिक आवास से अलग करके एक विशेष स्थान पर संरक्षित किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, जहां पर जीव रह रहा है, जहां पर पौधा है, वहां से उठाकर उसको दूसरी जगह ले जाकर के संरक्षण दिया जाए, तो उसे ही बाह्य स्थानीय संरक्षण कहा जाता है। इसीलिए कहा गया कि इस विधि में संकटग्रस्त जीवों को उनके प्राकृतिक आवास से अलग करके एक विशेष स्थान पर संरक्षित किया जाता है, जहां उनकी अच्छी तरह से देखभाल की जाती है, ठीक तरीके से देखभाल उनकी की जाती है। जंतु उद्यान, वनस्पति उद्यान, सफारी पार्कों का यही उद्देश्य है। बाह्य स्थानीय संरक्षण के अंतर्गत जीन बैंक, टिश्यू कल्चर, क्रायो प्रिजर्वेशन आदि आते हैं। चलिए अब अगले मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन पर आते हैं। अगला वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, जीन चिकित्सा क्या है? जीन चिकित्सा एडिनोसिन डी एमिनेज यानी एडीए की कमी का उदाहरण देते हुए इसका सचित्र वर्णन कीजिए। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जीन चिकित्सा। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा देखते हैं। आनुवांशिक रोग से पीड़ित व्यक्ति के शरीर में त्रुटिपूर्ण जीन के स्थान पर सामान्य क्रियाशील जीन को प्रवेश कराने की विधि जीन चिकित्सा कहलाती है। जैसे कोई व्यक्ति है और उस व्यक्ति में कोई ऐसा जीन है जो अनुवांशिक रोग पैदा करता है, अनुवांशिक बीमारी पैदा करता है, तो क्या किया जाता है कि उस जीन को जो अनुवांशिक बीमारी पैदा कर रहा है निकाल दिया जाता है और उसकी जगह पर कोई सामान्य क्रियाशील जीन डाल दिया जाता है। इसे ही जीन चिकित्सा कहा जाता है। अथवा इस परिभाषा को और सरल भाषा में हम लिख सकते हैं कि अनुवांशिक रोग के त्रुटिपूर्ण या म्यूटेंट जीन को सामान्य क्रियाशील जीन से प्रतिस्थापित करना जीन चिकित्सा कहलाती है। और आपको बता दें, जीन चिकित्सा विधि की खोज सन 1990 में इटली और अमेरिका के वैज्ञानिकों ने की थी। कब की? 1990 में इटली और अमेरिका के वैज्ञानिकों ने। वैज्ञानिकों को आशा है कि इससे मानव जाति को आनुवांशिक रोगों से मुक्त कराया जा सकता है। अब कहा गया था कि एडिनोसिन डी एमिनेज की कमी का उदाहरण देते हुए इसका सचित्र वर्णन कीजिए। आइए इस आधे क्वेश्चन को और समझा देते हैं। तो देखिए हेडिंग डालेंगे एडिनोसिन डी एमिनेज की कमी यानी एडीए की कमी। तो एंजाइम एडीए की
कमी उपापचय की एक जन्मजात त्रुटि है। जो एडिनोसिन डी एमिनेज है, इसकी कमी उपापचय की एक जन्मजात त्रुटि होती है। यह एंजाइम प्रतिरक्षा तंत्र के सामान्य क्रियाकलापों के लिए आवश्यक होता है। यानी जो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र है, जो इम्यूनिटी सिस्टम है, वो सामान्य रूप से कार्य करे, नॉर्मली काम करे, तो इसके लिए ये एंजाइम आवश्यक होता है, एडीए की जरूरत पड़ती है। अब जीन चिकित्सा का प्रथम सफल प्रयास सन 1990 में एक 4 साल की बच्ची पर किया गया था। यह बच्ची एडिनोसिन डी एमिनेज की कमी से SCID रोग से पीड़ित थी। यानी इस बच्ची में एडीए की कमी हो गई थी, और जब एडीए की कमी हो गई तो इसमें कौन सा रोग हो गया? SCID रोग हो गया, सेवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी रोग हो गया। सामान्य क्रियाशील एडीए जीन को इस बच्ची की अस्थि मज्जा में प्रवेश कराया गया। जो सामान्य क्रियाशील एडीए जीन है, इसको इस बच्ची की अस्थि मज्जा या बोन मैरो में डाला गया, प्रवेश कराया गया, और यह जीन उसके लिम्फोसाइट के जीनोम से जुड़ गया। जब डाला गया तो ये जीन क्या हुआ कि उसके लिम्फोसाइट की कोशिकाओं से जुड़ गया या जीनोम से जुड़ गया, और जुड़कर सामान्य एडीए एंजाइम संश्लेषित करने लगी। जब जुड़ गई तो सामान्य रूप से एडीए एंजाइम यानी एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम का स्राव करने लगती है। और फिर इसके बाद इस तरीके का आपको चित्र भी बनाना होगा, तो ये नोट कर लीजिए, इस तरह से चित्र बना देंगे, शॉर्ट ले लीजिए, और इसके बाद आगे आपको दिखाते हैं। यह CID यानी सेवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी के उपचार के लिए सामान्य जीन के अनुप्रति को रेट्रोवायरस अथवा किसी विषाणु वाहक में निवेश किया गया। क्या किया गया? जो SCID था, इसके उपचार के लिए क्या किया गया कि सामान्य जीन के अनुप्रति को रेट्रोवायरस अथवा किसी विषाणु वाहक में निवेश कराया गया, और इस विषाणु के गुणन द्वारा उसकी अनेक प्रतियां प्राप्त की गईं, अनेक कॉपीज प्राप्त की गईं। अब इन पारजीनी विषाणु कोशिकाओं द्वारा अस्थि मज्जा से निकाली गई बोन मैरो सेल को संक्रमित किया गया। ये जो पारजीनी कोशिकाएं बनी, विषाणु कोशिकाएं, इनसे क्या किया गया कि जो अस्थि मज्जा से कोशिकाएं निकाली गई थी, बोन मैरो सेल निकाली गई थी, उनको संक्रमित किया गया। कल्चर माध्यम में इन कोशिकाओं के गुणन से उत्पन्न बोन मैरो सेल को पुनः रोगी की अस्थि मज्जा में अंतः छेपित कर दिया गया। अब क्या, वहां जब संक्रमित कराया गया था तो कल्चर माध्यम में हुआ, इन कोशिकाओं में गुणन हुआ और अधिक कोशिकाएं बन गईं। तो कल्चर माध्यम में इन कोशिकाओं के गुणन से उत्पन्न जो बोन मैरो सेल थी, जो गुणन हुआ तो उसमें और बहुत सारी सेल बनी, तो उनको पुनः रोगी की अस्थि मज्जा में डाल दिया गया, बोन मैरो में डाल दिया गया, अंतः छेपित कर दिया गया। इस तरह से इस विधि द्वारा SCID या गंभीर संयुक्त प्रतिरक्षा न्यूनता रोग का निदान संभव हो पाया है। चलिए अगले इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन पर आते हैं। फिर अगला इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, पुनर्योगज DNA क्या है? इस तकनीक की मदद से इंसुलिन का उत्पादन हम कैसे कर सकते हैं? अथवा इसी क्वेश्चन को पूछा जाता है कि रिकॉम्बिनेंट DNA क्या है? मानव इंसुलिन उत्पादन की क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। अथवा इसी को पूछा जाता है कि ई कोलाई जैसे जीवाणु में मानव जीन की क्लोनिंग एवं अभिव्यक्ति के प्रायोगिक चरणों का आरेखीय निरूपण प्रस्तुत कीजिए। तो कुल मिलाकर के एक ही क्वेश्चन है, मानव इंसुलिन को बताना है क्या है, मानव इंसुलिन कैसे निर्माण होती है, कैसे उत्पादन होता है, और रिकॉम्बिनेंट DNA क्या है या फिर पुनर्योगज DNA क्या है, एक ही बात है। चलिए हेडिंग डालेंगे पुनर्योगज DNA या रिकॉम्बिनेंट DNA। तो दो अलग अलग स्रोतों से लिए गए DNA को जोड़कर बनाया गया नया DNA पुनर्योगज DNA अथवा रिकॉम्बिनेंट DNA कहलाता है। देखिए, दो अलग अलग स्रोतों से लिए गए DNA को जोड़कर बनाया गया नया DNA पुनर्योगज DNA कहलाता है। देखिए, जैसे यहाँ पर ई कोलाई जीवाणु है और इस जीवाणु से DNA लिया गया, और इसके बाद इधर मानव कोशिका है और मानव कोशिका से DNA को निकाला गया, और फिर क्या किया गया कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम से इसको कट कर दिया गया, और इधर भी मानव कोशिका का जो DNA निकाला गया था, इसको भी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम की सहायता से कट कर दिया। तो वांछित जीन जो इंसुलिन वाला था, ये निकल आया, इंसुलिन वाला, और फिर लाइगेज एंजाइम की सहायता से इसके DNA में इस DNA को जोड़ दिया। इस तरह से एक नया DNA बन गया। तो इसी नए DNA को रिकॉम्बिनेंट DNA कहा जाता है, या पुनर्योगज DNA कहा जाता है, या पुनः संयोजन DNA कहा जाता है।
इस तरह से इंसुलिन का उत्पादन होता है। इस तरह से क्या करेंगे, जब ये नया डीएनए बन जाएगा, अब इसको ई कोलाई जीवाणु में फिर से डाल देंगे तो इसकी कई सारी कॉपीज बन जाएंगी और इस तरह से इंसुलिन उत्पादन किया जाता है। तो इंसुलिन का उत्पादन कैसे करेंगे, इसके प्रायोगिक चरण इसी तरह से बिल्कुल आप बना देना जैसे मैंने समझाया हुआ है। या फिर आप अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो मैंने इंसुलिन का उत्पादन कैसे होता है ये अलग वीडियो डाला हुआ है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। आप देखिए लिखेंगे मानो इंसुलिन, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन तो थोड़ा सा इंसुलिन के बारे में भी बता देंगे। मानो इंसुलिन हार्मोन अग्न्याशय की बीटा कोशिकाओं द्वारा बनता है। जो मानो इंसुलिन है यह हार्मोन अग्न्याशय की बीटा कोशिकाओं के द्वारा बनता है। यह हार्मोन ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल करता है। जो हमारा खून है, जो हमारा रक्त है, रुधिर है, उसमें ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल करता है। इस हार्मोन की कमी से ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती है। जब इस हार्मोन की कमी हो जाती है, इंसुलिन की कमी हो जाती है शरीर में, तो जो हमारा खून होता है उसमें ग्लूकोज बढ़ने लगता है, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने लगती है और मधुमेह रोग हो जाता है। जब ग्लूकोज की मात्रा खून में बढ़ेगी तो उसे ही मधुमेह रोग कहा जाता है या डायबिटीज रोग कहा जाता है या शुगर की बीमारी कहा जाता है। अतः मनुष्यों में मधुमेह रोग का नियंत्रण इंसुलिन द्वारा ही संभव है। यानी इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है, यानी इंसुलिन हार्मोन दिया जाता है तो यह हार्मोन पूरा हो जाता है, कमी थी, जिसके कारण ग्लूकोज नियंत्रित हो जाता है। तो कहा गया है अतः मनुष्यों में मधुमेह रोग का नियंत्रण इंसुलिन द्वारा ही संभव है, इसीलिए इंसुलिन का औद्योगिक स्तर पर उत्पादन करना जरूरी था। तो क्या किया गया कि ई कोलाई जीवाणु लिया गया और उसके डीएनए को निकाला गया इधर, और इधर मनुष्य के डीएनए को निकाला गया। फिर वांछित जीन यानी जो इंसुलिन वाला जीन था उसको कट कर लिया गया रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की सहायता से, और इसके डीएनए को भी कट कर लिया गया। दोनों को लाइगेज एंजाइम से जोड़ दिया गया, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बैक्टीरिया में फिर से डाल दिया गया। इस तरह से उसमें अनेक कॉपीज के द्वारा इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है। फिर आगे देखिए क्या है, इसके बाद थोड़ा सा और आपको लिखना होगा कि मानव की इंसुलिन जीन को ई कोलाई बैक्टीरिया में प्रवेश कराकर पारजीनी ई कोलाई बैक्टीरिया बनाया गया। जो मानव की इंसुलिन जीन थी इसको क्या किया गया कि ई कोलाई बैक्टीरिया में प्रवेश करा दिया गया, जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया, और फिर इस तरह से ई कोलाई बैक्टीरिया बनाया गया और फिर इस पारजीनी बैक्टीरिया से औद्योगिक स्तर पर ह्यूमुलिन नामक इंसुलिन प्राप्त की जाती है। यानी ये जो पारजीनी बैक्टीरिया बन गई, पारजीनी कैसे बनी, क्योंकि रिकॉम्बिनेंट डीएनए इसमें डाला गया, तो इसी पारजीनी बैक्टीरिया से औद्योगिक स्तर पर ह्यूमुलिन नामक इंसुलिन प्राप्त की जाती है। अब मानो इंसुलिन उत्पादन की क्रियाविधि क्या थी, अभी मैंने चित्र से आपको समझाया है, फिर भी यहां बता देते हैं कि मानव कोशिका से इंसुलिन जीन प्राप्त करके इसे प्लाज्मिड से जोड़कर पुनः पुनर्योगज डीएनए बनाया जाता है। इस पुनर्योगज डीएनए को जीवाणु में प्रवेश कराकर इस जीन की अनेक प्रतियां बनाई जाती हैं, अनेक कॉपीज बनाई जाती हैं। यह प्रक्रिया जीन क्लोनिंग कहलाती है और जीन की इन प्रतियों की सहायता से इंसुलिन का औद्योगिक स्तर पर संश्लेषण किया जाता है। इस प्रक्रिया में जीन की प्रतियां बनने के बाद जीवाणु का उचित माध्यम व वातावरणीय दशाओं में किण्वन किया जाता है और फिर उससे इंसुलिन खाद्य श्रृंखला को अलग कर लेते हैं। दोनों ही प्राप्त श्रृंखलाओं को डाइसल्फाइड बंधों द्वारा जोड़कर ह्यूमुलिन को प्राप्त कर लिया जाता है। इस प्रकार हमें इंसुलिन प्राप्त हो जाती है। इस तरह से ये थोड़ा सा चार्ट बना देंगे और वहां पर जो मैंने इंसुलिन क्रियाविधि वाला चित्र बनाया है वो जरूर बनाएंगे कि जिसमें मानव कोशिका और बैक्टीरियल कोशिका बताया था वो वाला, वो पूरा बना देंगे और आपको पूरा नंबर प्राप्त हो जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आनुवांशिक कोड क्या है? आनुवांशिक कोड में पाए जाने वाले एक प्रारंभन व एक समापन कोडान को स्पष्ट कीजिए। अथवा इसी प्रश्न को पूछा जा सकता है कि आनुवांशिक कोड क्या है, इसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। या फिर आनुवांशिक कोड पर निबंध लिखिए या फिर आनुवांशिक कोड की प्रमुख विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। तो इसका उत्तर जो भी होगा प्रश्नोत्तर संख्या, वो प्रश्नोत्तर संख्या डालेंगे और लिखेंगे आनुवांशिक कोड की खोज नीरेनबर्ग व मथाई ने की थी। खोज किसने की? नीरेनबर्ग व मथाई ने की थी। फिर हेडिंग डालेंगे आनुवांशिक कोड या अंग्रेजी में इसे जेनेटिक कोड कहते हैं। तो नाइट्रोजन क्षारकों का वह अनुक्रम, नाइट्रोजन क्षारकों का वह अनुक्रम या सीक्वेंस जिसमें
प्रोटीन अणु के संश्लेषण की सूचना उपस्थित होती है या प्रोटीन अणु के संश्लेषण की सूचना निहित रहती है। तीन न्यूक्लियोटाइड का वह अनुक्रम जो किसी विशिष्ट अमीनो अम्ल का निर्माण करता है प्रकूट कहलाता है। और आनुवांशिक संकेत प्रणाली में 60 प्रकूट होते हैं। आनुवांशिक कोट की सामान्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला है आनुवांशिक कोट त्रिक होता है, यानी कि ये ट्रिपलेट होते हैं। जो आनुवांशिक कोट होते हैं ये ट्रिपलेट होते हैं, AUG जैसे है और GUA ऐसे करके ये ट्रिपलेट होते हैं। और फिर अगला है आनुवांशिक कोट कामा विहीन होते हैं, यानी आनुवांशिक जो कोट होते हैं, जो जेनेटिक कोड होते हैं, इनमें कामा नहीं लगता, कामा विहीन होते हैं, सार्वत्रिकता दर्शाते हैं। सार्वत्रिकता से तात्पर्य है कि जीव चाहे पूर्व केंद्रीय हो या सुकेंद्रीय हो, यानी प्रोकैरियोटिक हो या यूकैरियोटिक हो, आनुवांशिक कोड समान प्रकार के अमीनो अम्ल का ही निर्माण करते हैं, एक ही प्रकार के अमीनो अम्ल का ही निर्माण करते हैं, चाहे यूकैरियोटिक हो चाहे प्रोकैरियोटिक हो। फिर अगला है AUG तथा GUG प्रारंभिक कोडान होते हैं। जो AUG है ये प्रारंभन कोडान है, GUG है ये प्रारंभन कोडान है, यानी AUG और GUG प्रारंभिक प्रकूट होते हैं, जबकि UAA, UGA, UAG समापन प्रकूट होते हैं या ये श्रृंखला का समापन करते हैं। समापन प्रकूट किसी भी अमीनो अम्ल का निर्माण नहीं करते हैं। अगला है आनुवांशिक कोट या प्रकूट के एक ही अक्षर का उपयोग दो विभिन्न प्रकूटों में नहीं किया जा सकता है। तो शॉर्ट ले लीजिए, इसी तरह से बिल्कुल लिख दीजिएगा। फिर अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, पारिस्थितिक पिरामिड क्या है? जीव भार, जीव संख्या तथा जीव ऊर्जा पिरामिड को समझाइए। यानी जीव भार, जैव संख्या और जैव ऊर्जा पिरामिड को समझाना है। तीनों प्रकार के पिरामिड को समझाना है और बताना है पारिस्थितिक पिरामिड किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आप कभी हो सकता है कि इसमें 2 ही पूछ ले, हो सकता है 1 ही पूछ ले, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस दृष्टिकोण से। अथवा अगर ऐसे नहीं पूछा जाता है तो पारिस्थितिक पिरामिड किसे कहते हैं? एक पेड़ के पारिस्थितिक तंत्र की जीव संख्या के पिरामिड का, देखिए एक पूछ लिया, एक पेड़ पर जो पारिस्थितिक तंत्र होता है उसके जीव संख्या का पिरामिड का चित्र बनाइए। फिर अगर ऐसे नहीं पूछा तो पूछ लिया पारिस्थितिक पिरामिड क्या है? संख्या तथा जीवभार के सूची स्तंभों का उदाहरण दीजिए, ऐसे पूछ लिया। या फिर ऐसे ही पूछ सकते हैं कि पारिस्थितिक पिरामिड को परिभाषित कीजिए तथा जीवभार और ऊर्जा के पिरामिडों को उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। या फिर ऐसे पूछा जा सकता है कि पारिस्थितिक पिरामिड को परिभाषित कीजिए, जैव मात्रा या जैव भार तथा संख्या के पिरामिडों को उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। आइए इस क्वेश्चन को अच्छे से समझा देते हैं। तो देखिए, जो भी उत्तर संख्या होगी पहले वो उत्तर संख्या हम डाल लेंगे और डालने के बाद लिखेंगे पारिस्थितिक तंत्र की पोषक संरचना एक प्रकार की उत्पादक उपभोक्ता की व्यवस्था होती है। उत्पादक और उपभोक्ता की व्यवस्था होती है। पारिस्थितिक तंत्र की इस पोषक संरचना का आलेखी प्रदर्शन पारिस्थितिक पिरामिड कहलाता है। यानी ये जो पारिस्थितिक तंत्र है, जो पारितंत्र है, पारितंत्र की जो पोषक संरचना होती है, ये एक प्रकार की उत्पादक और उपभोक्ता की व्यवस्था है। और इसी उत्पादक और उपभोक्ता की जो व्यवस्था है, खाने पीने की, एक दूसरे को खाते रहते हैं, तो इसको आरेख के रूप में, आरेखीय संरचना या दृश्य रूप में प्रदर्शित करना ही क्या कहलाता है? पारिस्थितिक पिरामिड कहलाता है। इन आलेखों में या इन आरेखों में सबसे नीचे का पोषक स्तर उत्पादक होता है। यानी सबसे नीचे का प्राथमिक पोषक स्तर कौन होता है? उत्पादक होता है। और सबसे ऊपर का पोषक स्तर सर्वोच्च मांसाहारी होता है। सबसे पहले या सबसे नीचे का उत्पादक या प्रोड्यूसर, और सबसे ऊपर का पोषक स्तर जो होता है उसे सर्वोच्च मांसाहारी कहा जाता है, सर्वोच्च मांसाहारी होता है। पारिस्थितिक पिरामिड का सिद्धांत चार्ल्स एल्टन के द्वारा सन 1927 में दिया गया था। पारिस्थितिक जो पिरामिड है या पारतंत्र पिरामिड है, इसका सिद्धांत किसने दिया? चार्ल्स एल्टन ने सन 1927 में दिया था। तो देखिए, पहला है जीव संख्या का पिरामिड। जीव संख्या का पिरामिड किसी भी पारतंत्र के प्रत्येक पोषी स्तर पर जीवधारियों की, देखिए यहाँ जीवधारियों की संख्या को प्रदर्शित करता है, संख्या को प्रदर्शित करता है, यहाँ संख्या लिख देंगे, प्रदर्शित
करता है। यानी कि जीव संख्या का पिरामिड है तो जीवधारियों की संख्या को प्रदर्शित करता है। जीव भार का पिरामिड है तो स्थलीय पारतंत्र में उत्पादक का जीवभार सबसे अधिक होता है। जो उत्पादक होता है इसका जीवभार सबसे अधिक या सर्वाधिक होता है। अतः पिरामिड सीधा रहता है, ये सीधा और उल्टा होता है, ये सीधा रहता है। तालाबीय पारतंत्र में उत्पादक का भार सबसे कम होता है, अतः पिरामिड उल्टा होता है। अब देखिए इस तरह से पिरामिड बना देंगे। ये घास के मैदान का पिरामिड हो जाएगा, ये तालाब का उल्टा पिरामिड हो जाएगा। देखिए अब संख्या का पिरामिड हेडिंग डालकर लिखेंगे। इस पिरामिड में विभिन्न पोषी स्तर के जीवों की संख्या को प्रदर्शित किया जाता है। यानी विभिन्न पोषी स्तर के जो जीव होते हैं उसकी संख्या को प्रदर्शित करते हैं। घास तथा तालाब पारतंत्र में संख्या का पिरामिड सीधा होता है। जो घास का पारतंत्र होता है सीधा होता है संख्या वाला, और जो तालाब का संख्या का पिरामिड होता है ये सीधा होता है। वृक्ष पारतंत्र में उत्पादकों की संख्या सबसे कम, अंतिम उपभोक्ता की संख्या सबसे अधिक होती है। देखिए इसका शॉर्ट ले लीजिए, इस तरह से आप बना लीजिएगा चित्र। और फिर ऊर्जा का पिरामिड देखिए इस तरह से इसका शॉर्ट ले लीजिए, चित्र बना लीजिएगा। और फिर ऊर्जा के पिरामिड का चित्र इधर है, इस चित्र को बना लीजिएगा। और फिर पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत, इस तरह से यहाँ आंसर समाप्त हो जाएगा। तो आशा है आपको आज के सभी क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। समझ में आ गए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।